ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सियो जिन ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि क्या उसमें और येओनवू में सचमुच स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उसने कहा कि उन दोनों को जाने के लिए 2 जगहों में से एक को चुनना होगा और उन्हें एक दूसरे को अपनी पसंद नहीं बतानी है। फिर वे देखेंगे कि क्या उन्होंने एक ही जगह चुनी या नहीं। फिर वे दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने पीछे से एक पुकार सुनी। वे दोनों एक्साइटेड होकर मुड़े, लेकिन सियो जिन को एहसास हुआ कि उसका नाम पुकारने वाला इंसान कांग हुन था। येओनवू के पीछे दिखाई देने वाली इंसान मीह्यून थी। मीह्यून इत्तेफाक से येओनवू से मिली, इसलिए वो उसे ड्रिंक के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन मना कर दिया गया। फिर मीह्यून ने येओनवू को इस वीकेंड की पार्टी को न भूलने की याद दिलाई। इस बीच सियो जिन बहुत नाखुश थी जब उसके पीछे दिखाई देने वाला इंसान कांग हुन था। कांग हुन भी नहीं समझा कि सियो जिन इतनी नाराज क्यों थी। उसी समय एक लड़का बाइक चला रहा था और एक बूढ़ी महिला की तरफ तेजी से आ रहा था। कांग हुन तुरंत बाहर भागा और लड़के को पकड़ लिया। दोनों एक तरफ गिर गए और बूढ़ी महिला सुरक्षित थी। जब सियो जिन ने देखा कि कांग हुन के हाथों और घुटनों पर खरोंचे हैं तो उसने तुरंत उसे दवा लगाई। जब उसने उसकी जांघों पर घाव देखे तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर उसकी माँ अभी भी जिंदा होती तो वो उसे फायर फाइटर जैसा खतरनाक काम कभी नहीं करने देती। कांग हुन ने सोचा कि एक अच्छी नौकरी ढूंढना पुरुषों के लिए उतना ही जरूरी है जितना महिलाओं के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना। उसे ये नौकरी पसंद थी, इसलिए उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं था। जब सियो जिन आगे झुकी तो उसे कांग हुन से परफ्यूम की महक आई। अचानक उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, इसलिए वो जल्दी में दवा लगाए बिना चली गई। जब वो घर पहुंची तो सियो जिन ने हताशा में हारी से बात की। सियो जिन ने गंभीरता से येओनवू को अपनी फीलिंग्स भेजी थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए। वो नहीं समझ पाई कि उसने क्या गलत किया जिससे ये नतीजा हुआ। सियो जिन के सोने जाने से पहले उसने गुस्से में येओनवू को कुछ मैसेज भेजे। उसने ये भी बताया कि उनका एक्सपेरिमेंट असफल रहा। अगले दिन सियो जिन ने सिंपैथी सिग्नल के असफल होने के कारणों पर विचार करना शुरू किया। उसने 2 जगहों की पहचान की, हर रिवर और नमसन टावर। शाम 7 से 8 बजे तक उसने प्रार्थना की कि वो येओनवू से मिले। येओनवू ने भी सियो जिन को एक सिंपैथी सिग्नल भेजा। जब 8:30 बजे कांग हुन उसके पीछे दिखाई दिया। सियो जिन को शक हुआ कि उसके सिग्नल में कोई रुकावट आ रही थी और लगता है कि वो कांग हुन तक पहुंच गया। तभी सियो जिन का फोन बजा। सियो जिन को वो मैसेज मिला जो येओनवू ने पिछली रात भेजा था। साथ में हन नदी के पास एक रेस्टोरेंट के सामने खींची गई एक तस्वीर भी थी। सियो जिन ने पुष्टि की कि हन नदी और नामसान टावर के 2 जगहों में से उसने और येओनवू दोनों ने हन नदी को ही चुना था। उसने सोचा कि वे क्यों नहीं मिल पाए। सियो जिन ने सोचा कि येओनवू के सिग्नल में भी रुकावट आई होगी, इसलिए उसने सोचा कि क्या किसी ने उसका सिग्नल ब्लॉक कर दिया था। सियो जिन को एहसास हुआ कि एक्सपेरिमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने येओनवू को फोन किया और बात करने के लिए मिलने को कहा। उसने मिलने के लिए कई समय बताए, लेकिन सियो जिन ने उन सबको मना कर दिया क्योंकि खास तारीख अभी भी उसे ही तय करनी थी। सियो जिन के कहने पर येओनवू को अपनी हालत की चिंता होने लगी। शाम को येओनवू को मीह्यून ने जिस पार्टी में बुलाया था उसमें गया। ज्यादातर पार्टनर प्यार के बारे में खुली सोच वाले थे, खासकर मीह्यून। वो पॉलियामरस लाइफस्टाइल के प्रति वफादार इंसान थी। पार्टी में एक डायरेक्टर था जो उससे इस मुद्दे पर बात करना चाहता था। मीह्यून को भी अपनी राय व्यक्त करने में डर नहीं लगा। जब वो 28 साल की थी, उसने बस प्यार पसंद होने की वजह से कई पुरुषों को डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे नफरत है जब पुरुष और महिलाएं एक दूसरे पर हक जताना चाहते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या उसने जवानी में कुछ बुरा अनुभव किया था, क्योंकि डायरेक्टर के अनुसार एक ही समय में कई लोगों को डेट करना इमोशनल कमी का संकेत है। ऐसा कहने से ये पुष्टि हो गई कि मीह्यून एक असामान्य इंसान है। अपनी बातें खत्म करने के बाद उसने तुरंत मीह्यून के साथ गलत व्यवहार किया। जिस पल मीह्यून जाना चाहती थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचा। उसने उस पर जोर डालना जारी रखा। खुशकिस्मती से येओनवू ने मीह्यून को हैरासमेंट से बचाने के लिए आगे बढ़कर मदद की। येओनवू ने मीह्यून को आराम दिया कि अगर उसने कोई अलग रास्ता चुना है तो उसे दूसरे लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसने क्लियर किया कि वो मीह्यून जिसे वो जानता था हमेशा कॉन्फिडेंट थी और इस तरह शर्मीली नहीं थी। उसकी बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वो जानना चाहती थी कि वो बहुत लोगों को प्यार करने के बारे में क्या सोचता है। येओनवू ने साफ तौर पर बताया कि शुरू में इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन फिर वो उस अप्रोच से सहमत हो गया। उसे दूसरे इंसान से एक आरामदायक दूरी बनाए रखना पसंद है, न बहुत करीब न बहुत दूर। मीह्यून को डेट करना भी उसका फैसला था। भले ही वो एक फ्राइडे पर्सन था, हर डेट ने उसे उम्मीद से भर दिया। दुर्भाग्य से मीह्यून 6 महीने के लिए गायब हो गई और आखिर में
उन दोनों का रिश्ता अस्पष्ट तरीके से खत्म हो गया। येओनवू सियो जिन से मिलना चाहता था, इसलिए उसने उसे कल रात को तारों को देखने के लिए बुलाया। सियो जिन को एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था, इसलिए वो तुरंत सहमत हो गई। जाने से पहले सियो जिन ने कांग हुन को फोन किया और कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहा, क्योंकि वो आज रात येओनवू के साथ कैंपिंग करने जाएगी। ये सुनकर कांग हुन को तुरंत चिंता हुई, क्योंकि कांग हुन ने पहले येओनवू के कॉलीग से सुना था कि उसने सियो जिन को जीतने के लिए कई प्लान्स बनाए थे। इसके अलावा वो प्लान बनाने में बहुत अच्छा था। कोलीग ने ये भी कहा था कि इस तरह के प्लान से कोई लड़की मना नहीं कर सकती। उस रात येओनवू सियो जिन को टेंट वाली जगह पर ले गया। उन्होंने अपने कैंपिंग के सामान को तैयार किया। जब उन्होंने काम खत्म कर लिया तो उन्होंने आराम किया और बारबेक्यू का मजा लिया। कांग हुन को चिंता थी कि सियो जिन येओनवू के जाल में फंस सकती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए तेजी से गया। जब कांग हुन उन दोनों को ढूंढ रहा था, मी ह्यून भी इत्तेफाक से कैंपिंग करने के लिए वहां थी। मी ह्यून ने कांग हुन को देखा, इसलिए वो चुपके से उसका पीछा करने लगी। जब येओनवू बारबेक्यू का एक टुकड़ा सियो जिन के मुंह की तरफ ला रहा था, कांग हुन अचानक सामने आ गया। उसने इस अद्भुत इत्तेफाक पर हैरान होने का नाटक किया। येओनवू को एहसास हुआ कि कांग हुन यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया था, लेकिन सियो जिन ने सोचा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसने कांग हुन को खींचा और तारों को देखने के लिए अपने पास बैठने के लिए कहा और उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। जब सियो जिन को ठंड लगी और उसने अपने हाथों को रगड़ना शुरू किया, येओनवू ने प्यार से उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। हालांकि कांग हुन ने कंबल को अपनी तरफ खींच लिया और उसने अपनी जैकेट सियो जिन को दे दी। येओनवू ने हार मानने से मना कर दिया, इसलिए उसने जल्दी से कांग हुन की जैकेट को पकड़ा और उसे खुद पर पहन लिया। दो बड़े आदमी बच्चों की तरह लड़ने लगे। आखिर में बेचारी सियो जिन को ठंड सहनी पड़ी, क्योंकि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने दोनों को अपनी लड़ाई जारी रखने दी। जब येओनवू सियो जिन को खाना खिला रहा था, कांग हुन ने जल्दी से उसे निगल लिया। फिर येओनवू ने जानबूझकर कांग हुन को एक चम्मच बहुत गर्म खाना खिलाया। कांग हुन उसमें फंस गया, लेकिन जलने के बावजूद उसने सहन किया और स्वाद की तारीफ की। सियो जिन ने दोनों के बीच के तनाव को नोटिस नहीं किया, बल्कि उसने सोचा कि वे दोनों के बीच एक सोशल फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं। अनदेखा महसूस करते हुए वो उठकर अकेले बाथरूम चली गई। उसकी गैर मौजूदगी में दोनों ने साफ तौर पर बात करना शुरू कर दिया। येओनवू ने अपने मामले में दखल देने के लिए कांग हुन को दोषी ठहराया। कांग हुन ने जोर देकर कहा कि सियो जिन को ऐसे आदमी की जरूरत है जो हमेशा उसके पास रहे। उस इंसान के आने से पहले वो उसकी रक्षा करना जारी रखेगा। कांग हुन येओनवू के प्यार के प्रति रवैये को भी समझता है और वो येओनवू और सियो जिन के रिश्ते को रोकेगा। जब सियो जिन वापस आई तो उन दोनों ने तुरंत अपनी अधूरी बातचीत को रोक दिया। इस पल कांग हुन को एक मिशन पर जाने के लिए एक जरूरी कॉल आती है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। तभी येओनवू राहत की सांस लेता है। हालांकि वो अभी भी सियो जिन और कांग हुन के बीच के करीबी रिश्ते से जलता है। सियो जिन ने बताया कि वे साथ में बड़े हुए हैं। जब कांग हुन छोटा था वो भी बीमार हो जाती थी, इसलिए उसके मन में कांग हुन को चोट नहीं पहुंच सकती। फिर वे दोनों तारों को देखने के लिए खड़े होते हैं। फिर येओनवू सियो जिन का म्यूजिक प्लेयर निकालता है जिसे उसने ठीक कर दिया है। वो उस प्लेयर पर गाना उसके साथ सुनना चाहता है। जब धुन बजती है तो वे तारों वाले आकाश को देखने के लिए सिर उठाते हैं। सियो जिन ने एक्सप्रेस किया कि जब से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, इस गाने को सुनकर हर बार उसका रोने का मन करता था, लेकिन अब उसे लगा कि गाना सचमुच अच्छा है। येओनवू ने तुरंत एक अनुरोध किया कि अगर वे इस गाने को साथ में सुनते हैं तो आज से वो उसका डेस्टिनी वाला इंसान होगा। माहौल तुरंत अजीब और रोमांटिक हो गया, लेकिन उसी पल एक और इंसान सामने आया। मी ह्यून रास्ता भटक गई और इत्तेफाक से येओनवू और सियो जिन को मिल गई। येओनवू ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाने का सोचा, लेकिन मी ह्यून ने खुद से पहल करके कहा कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सियो जिन ने तुरंत अंदाजा लगाया कि मी ह्यून ही वो थी जिसने पिछले एक्सपेरिमेंट में उनके सिंपैथेटिक सिग्नल्स में रुकावट डाली थी। येओनवू एक्सपेरिमेंट के फेल होने को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे फिर से करने का अनुरोध किया। इस बार ये उसके द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करेगा। अगर एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उसने उम्मीद जताई कि सियो जिन ऑफिशियली उसे डेट करने के लिए सहमत होगी। फिर येओनवू ने मिलने के लिए 2 जगह तय किए। एक था एक्वेरियम, दूसरा था आर्ट म्यूजियम। वे दोनों चुनेंगे कि वे कहाँ जाना चाहते हैं और वे देखेंगे कि क्या वे मिल पाते हैं। सियो जिन को येओनवू की बातों पर विश्वास हुआ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके शब्द ध्यान से तैयार किए गए थे। एक्सपेरिमेंट के दिन येओनवू ने अपने कोलीग से सियो जिन की सभी हरकतों की खुफिया रिपोर्ट करने के लिए कहा। उसके कोलीग्स ने सबवे पर उसका पीछा किया। इस बीच येओनवू सड़क पर गाड़ी चलाकर उसका पीछा कर रहा था। हालांकि बदकिस्मती से उसके कॉलीग गलती से सियो जिन को नजरअंदाज कर बैठे।
इसलिए येउन की योजना में रुकावट आ गई। एक ऐसी सिचुएशन में जहां उन्हें दो में से चुनना था, येउन ने एक्वेरियम जाने का फैसला किया। लेकिन जब येउन पहुंचा तो उसे सीओ जिन नहीं दिखाई दी। उसी पल उसे सीओ जिन का फोन आया। येउन सीओ जिन से बात करना चाहता था, लेकिन उसने अपने फोन पर काम की एक्सप्लेनेशन सुनी। उसे एहसास हुआ कि वो म्यूजियम में थी, तो उसने एक कहानी बनाई कि वो ट्रैफिक में फंस गया था। सीओ जिन ने म्यूजियम बंद होने तक येउन का इंतजार किया, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि वे मिलने का मौका चूक गए हैं, इसलिए वो उदास हो गई। उसी पल येउन सीओ जिन की तरफ दौड़ा और चिल्लाया कि वे सफल रहे। सीओ जिन ने पुष्टि की कि येउन उसका डेस्टिनी वाला लवर है। दोनों खुश थे कि उनका रिश्ता अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। येउन रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाना चाहता था, लेकिन सीओ जिन उसे कन्वीनियंस स्टोर पर ले गई। ये उसकी सीक्रेट जगह थी। उसने बताया कि जब भी वो दुखी महसूस करती है, वो अक्सर यहाँ रुककर आराम करती है। आज खुशी का दिन था, इसलिए वो येउन के साथ अपना सबसे अच्छा रेस्टोरेंट शेयर करना चाहती थी। उसे इस तरह हंसते और खुशी से बात करते देखकर वो भी मुस्कुराया। जब वो घर पहुंचा तो उसने खास तौर पर एक कप चाय बनाई, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण थे। पता चला कि जब वो स्नैक्स खाता था तो उसके पेट में दर्द होता था। जिस चीज से उसे सिरदर्द हो रहा था वो ये थी कि सीओ जिन को स्नैक्स सचमुच पसंद थे, तो उसकी खाने की आदतों को बदलने का रास्ता अभी लंबा था। उसने खुद से कहा कि उसे स्वस्थ खाने के महत्व को समझने में उसकी मदद करने की जरूरत है। सीओ जिन खुशी से बिस्तर पर लुढ़क गई और उनके अस्पष्ट रिश्ते को धीरे धीरे प्यार में बदलते हुए महसूस करने लगी। उसी पल येउन ने सीओ जिन को फोन किया और उसे कल रात के खाने पर इनवाइट किया। हालांकि सीओ जिन बहुत खुश थी, फिर भी वो चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने शनिवार को मिलने का सुझाव दिया। जब सीओ जिन को पता चला कि येउन को शनिवार को ओवरटाइम काम करना है, तो उसने तुरंत अपना मन बदल दिया और अगले दिन काम के बाद मिलने के लिए सहमत हो गई। अगले दिन वे उस रेस्टोरेंट में मिले जिसे येउन ने ध्यान से चुना था। अचानक जैसे ही वे बैठे, वे मी ह्यून और उसके बॉयफ्रेंड से मिले जो अभी अभी आए थे। मी ह्यून ने उनका स्वागत किया और उसके बॉयफ्रेंड ने एक ही मेज पर बैठने का सुझाव दिया। हालांकि येउन सीओ जिन के साथ अकेले खाना चाहता था, इसलिए उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीओ जिन इस प्रस्ताव से सहमत हो जाएगी। उससे पहले जब सीओ जिन को मी ह्यून के बारे में पता चला, तो उसने खोज की कि मी ह्यून उसकी माँ की गोद ली हुई बेटी थी। हालांकि सीओ जिन को अपनी माँ से बहुत शिकायतें थी, फिर भी वो मी ह्यून के बारे में और जानना चाहती थी। जब वे चारों एक ही मेज पर बैठे, येउन सीओ जिन के लिए खाना उठाकर उसकी देखभाल कर रहा था। सीओ जिन ने खाने से भरी एक प्लेट को देखा और बॉर्डम महसूस किया, लेकिन क्योंकि येउन सीओ जिन को देख रहा था, उसने अनिच्छा से एक निवाला लिया। मी ह्यून ने येउन की हरकत को देखा और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया। उसने ये बताने की कोशिश की कि वे दोनों अक्सर इस रेस्टोरेंट में आते थे। उसी समय उसने कहा कि येउन बहुत नखरे से खाने वाला है। सीओ जिन ने येउन और मी ह्यून को एक ही तरीके से खाने का मजा लेते हुए देखा और सोचा कि वे एक दूसरे की तरह बिहेव क्यों करते हैं, जबकि वे करीबी दोस्त भी नहीं थे। मी ह्यून के बॉयफ्रेंड ने पूछा कि क्या येउन और सीओ जिन डेटिंग कर रहे हैं। सीओ जिन ने हकलाते हुए एक क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन येउन ने कहा कि वे एक दूसरे को जानने की प्रोसेस में है। ये सुनकर मी ह्यून ने अचानक अपना वाइन का गिलास उठाया। मी ह्यून ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि येउन ये वाइन चुनेगा। मी ह्यून ने सीओ जिन को समझाया कि वे पहले बुल्गारिया गए थे और उन्होंने ये वाइन चुनी थी। हालांकि येउन ने समझाया कि ये एक ग्रुप ट्रिप थी और वे दोनों सिर्फ उसका हिस्सा थे। मी ह्यून का बॉयफ्रेंड बातचीत सुन रहा था और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि येउन वही एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका उसने किताब में जिक्र किया था। मी ह्यून ने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक यात्रा के बारे में बताया था। ये एक याद थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। उन दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए ब्रेकअप के बाद भी मी ह्यून इमोशनल महसूस करती रही। मी ह्यून का बॉयफ्रेंड इस अजीब रिश्ते को सहन नहीं कर सका, इसलिए वो तुरंत चला गया। मी ह्यून ने अजीब तरह से माफी मांगी और फिर चली गई। रात का खाना उन चारों के लिए उदासी में खत्म हुआ। सीओ जिन एक भूखे पेट के साथ खाना खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर गई। वहाँ उसने बियर चुनी। अचानक कांग हुन भी बियर खरीद रहा था। उसने कुछ और स्नैक्स चुने। संयोग से कांग हुन ने भी वही स्नैक्स चुने। बचपन से ही उन दोनों के टेस्ट अजीब तरह से एक जैसे थे। सीओ जिन ने येउन और मी ह्यून के रिश्ते पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कांग हुन ने मजाक किया कि उनकी आदतों से लेकर शौक तक में बहुत समानताएं थी। सीओ जिन ने लाचारी महसूस की और कहा कि एक डेस्टिनी वाले प्रेमी से मिलना और एक डेस्टिनी वाला प्रेमी होना वास्तव में दो पूरी तरह से अलग चीजें थी। सीओ जिन ने नहीं समझा कि येउन और मी ह्यून 3 साल तक रिश्ते में क्यों रहे और 2 बार ब्रेकअप हुआ, लेकिन फिर भी वे बार बार एक साथ क्यों आ जाते थे। इस बीच हारी ने होमोलोगस बैक्टीरिया नामक एक नया टर्म इजाद किया।
उसने खोज की कि सैम खाना पसंद करने वाले लोगों में अक्सर एक ही तरह के इंटेस्टिन्स के बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया में इन लोगों को एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखने की क्षमता होती है, जिससे वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस रिसर्च के सुझावों के आधार पर सियो जिन ने अब से योनवू जैसा ही खाना खाने का फैसला किया। वो उसके जैसे इंटेस्टिन्स के बैक्टीरिया विकसित करने की कोशिश करेगी। एक और घटनाक्रम में कांग हुन को शक हुआ कि पिछली बार अपार्टमेंट में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी। जांच के नतीजों के अनुसार आग लगने की वजह गैस विस्फोट या बिजली का शॉर्ट सर्किट नहीं थी और कमरे में फूलों की पंखुड़ियां जली नहीं थी। ये दिखाता है कि कई अनसुलझी असामान्यताएं थी। वो बदकिस्मत महिला जो आग में हमेशा के लिए मर गई, वो योनवू के पिता की गर्लफ्रेंड थी। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का अंतिम संस्कार कर रहा था, योनवू की माँ अचानक सामने आई। उसने घोषणा की कि ये उसके पति का मामला है और वो दूर नहीं खड़ी रह सकती। जाते समय योनवू की माँ ने पादरी पर एक नजर डाली जो मृतक के परिवार से बात कर रहा था। योनवू के पिता ने किसी को अपनी पत्नी का पीछा करने का आदेश दिया क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी पत्नी का उनकी गर्लफ्रेंड के जाने में हाथ था। योनवू ने अस्पताल में रहते हुए मृतक के बारे में गपशप सुनी। उसके 3 लोगों का परिवार भी ध्यान का केंद्र बन गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसकी माँ को दोषी मानेंगे। उसके पिता ने जोर देकर कहा कि उसके पिता की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो खुदकुशी नहीं कर सकती थी। जब योनवू के पिता ने देखा कि योनवू का रिएक्शन नहीं है, तो उन्होंने उस पर चिल्लाया कि बच्चे का वही खून था जो योनवू का था। हालांकि योनवू को कोई दया नहीं आई। भले ही योनवू बच्चे को रिश्तेदार न माने, माँ फिर भी एक मरीज थी जिसका उसने इलाज किया था। योनवू के पिता को लगा कि उसके जैसा इंसान ऑब्स्टेट्रिशियन बनने लायक नहीं है। उसके पिता का ये आरोप उसे बेहद गुस्सा दिला गया। उसके लिए सामने वाला आदमी उसका पिता बनने के बिल्कुल लायक नहीं था और उसके पिता भी एक महिला के पति बनने के लिए अयोग्य थे। जब योनवू पारिवारिक मामलों में व्यस्त था और सियो जिन प्रयोग के लिए कांग हुन के रेस्टोरेंट का यूज कर रही थी, वो योनवू के साथ एक ऑनलाइन खाना फिल्माएगी। सामग्री तैयार करने से लेकर डिश खत्म करने तक वो योनवू को एक एक स्टेप दिखाएगी। वो उससे बिल्कुल उसकी तरह खाने के लिए कहती है। कांग हुन ने सोचा कि वो सिर्फ मजाक कर रही है, इसलिए उसने उसे छेड़ने के लिए उसे एक शेफ की टोपी पहनाई। जब उसने टोपी ऊपर खींची और उसकी आंखें दिखाई, तो उसे अचानक उसका दिल अजीब तरह से धड़कता हुआ महसूस हुआ। कुछ दिनों के ऑनलाइन खाने के बाद उसकी भावनाएं धीरे धीरे और जटिल हो गईं। सियो जिन ने योनवू से पूछा कि क्या उसे कॉन्स्टिपेशन है या क्या उसने अपने पॉटी के रंग में कोई बदलाव देखा है, लेकिन फिर उसे जल्दी एहसास हुआ कि वो उसके मेन्यू को फॉलो नहीं कर रहा था। फेल्ड मील प्लान ने उसे निराशा से भर दिया। योनवू ने सियो जिन की आवाज में एबनॉर्मैलिटी देखी। उसे आराम देने के लिए उसने घर पर एक बड़ी पार्टी तैयार की और उसे रात के खाने पर इनवाइट किया। जब दरवाजे की घंटी बजी तो वो सियो जिन नहीं थी बल्कि मी ह्यून आई। आज मी ह्यून का जन्मदिन है, इसलिए वो योनवू को जश्न मनाने के लिए इनवाइट करने आई थी। हालांकि योनवू ने साफ तौर पर कहा कि उसने सियो जिन को रात के खाने पर इनवाइट किया था और वो उन दोनों के लिए कुछ प्राइवेट टाइम चाहता था। हालांकि मी ह्यून संतुष्ट नहीं थी, फिर भी वो आखिरकार अजीब तरह से चली गई। फिर सियो जिन समय पर पहुंची और बिना किसी झिझक के आराम से खाना खाया। उसने कहा कि ये पहली बार था जब उसने इतना अच्छा खाना खाया था। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट हुई। योनवू को अनकंफर्टेबल महसूस न कराने के लिए सियो जिन ने झूठ बोला कि उसे बस थोड़ी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जब वे खा चुके तो उसने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। सियो जिन ने खुद से कहा कि वो दर्द सहने की कोशिश करेगी। वो धीरे धीरे सोफे तक चली, फिर उसे दबाए रखने के लिए अपने पैर को अपने कूल्हे के नीचे रखा। उसने उम्मीद की कि दर्द जल्दी गुजर जाएगा। योनवू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने प्यार से उसके बालों में एक हेयरपिन लगाई। इससे एक रोमांटिक माहौल बना। सियो जिन ने चुपके से खुद की तारीफ की क्योंकि पेट दर्द होने के बावजूद वो अभी भी वाइब्रेशन महसूस कर सकती थी। हालांकि जब योनवू सियो जिन से कबूल करने ही वाला था, वो इसे और सहन नहीं कर सकी। वो जल्दी से बाथरूम ढूंढने के लिए बाहर भागी। योनवू नहीं समझा कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपना कोट पहना और घर से उसका पीछा करते हुए बाहर भागा। जैसे ही सियो जिन हॉल में बाथरूम में घुसी, वो दर्द से इतनी परेशान हो गई कि वो और सहन नहीं कर सकी। इसलिए सियो जिन ने मदद के लिए कांग हुन को फोन किया। कांग हुन जल्दी से पहुंचा और उसे तेजी से एम्बुलेंस में ले गया। योनवू बाहर भागा, लेकिन उसे सियो जिन की सूरत नहीं दिखाई दी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उस एम्बुलेंस में लेटी थी जो अभी अभी गुजरी थी। जब योनवू ने सियो जिन को फोन किया तो जवाब देने वाला इंसान कांग हुन था। कांग हुन ने कहा कि सियो जिन को वो अस्पताल ले गया है। योनवू ने खबर सुनते ही वो भी तेजी से अस्पताल भागा। डॉक्टर ने सियो जिन की हालत का डायग्नोसिस करना शुरू किया। उसे अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस था। इसके अलावा उसके निचले बाएं पेट में एक अजीब चीज थी।
डॉक्टर को शक था कि ये यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है, इसलिए उन्हें और जांच करने की जरूरत थी। येउनवू को थोड़ी जलन महसूस हुई, क्योंकि जब भी सियो जिन को कोई प्रॉब्लम होती थी वो सबसे पहले कांग हुन के पास जाती थी। तो येउनवू जानना चाहता था कि कांग हुन सियो जिन के दिल में क्या भूमिका निभाता है। ये सुनकर कांग हुन ने जवाब दिया कि हर किसी के पास अपनी पीड़ा या खुशी शेयर करने के लिए कोई न कोई होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सियो जिन जरूरत पड़ने पर ही उसके पास आती थी, क्योंकि जब भी उसे उसकी जरूरत होगी वो हमेशा आज की तरह सामने आएगा। सियो जिन ने आईवी खत्म करने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर लौट आई। कांग हुन के पिता ने खुद दलिया पकाया और उससे कहा कि भले ही उसे चम्मच से खिलाना पड़े, उसे वो सारा खिलाना है। दरअसल सियो जिन ये बेस्वाद दलिया बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी। यहाँ तक कि जब कांग हुन उसे खिला रहा था, सियो जिन अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी। सिर्फ यही नहीं, सियो जिन ने कांग हुन से एक निवाला चखने के लिए भी कहा, ताकि वो समझ सके कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। जब वो चम्मच अपने मुंह में डालने ही वाला था, हारी अचानक उसे रोकने के लिए बाहर भागी। उसने सोचा कि चम्मच शेयर करना एक इनडायरेक्ट किस से अलग नहीं है। सियो जिन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने चम्मच शेयर किया है। कांग हुन ने निराश भरे भाव से दलिया का बॉल दूर कर दिया। उसने उससे ठीक होने के लिए खाने के लिए कहा और फिर धन्यवाद कहने के लिए मुड़कर चला गया। सियो जिन ने कुछ खाना लिया और उसके पीछे बाहर भागी। पुकार सुनकर कांग हुन रुक गया। सियो जिन सीढ़ियों तक भागी, लेकिन वो गलती से कांग हुन पर गिर गई। जब वे दोनों जमीन पर गिरे तो उनके होंठ छू गए। सियो जिन उठ गई, ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बीच कांग हुन अब शांत नहीं हो सका। सोजिन को घर छोड़ने के बाद उसका चेहरा लाल था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने शांत होने के लिए पार्क जाने का फैसला किया। ये वो जगह थी जहाँ वो और सोजिन बचपन में अक्सर जाते थे। उसको अपनी पहली मुलाकात याद आई। उस समय कांग हुन अपनी माँ की बीमारी के कारण अक्सर रोता था। सोजिन ने ये देखा और तुरंत कांग हुन को दिलासा देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए भागी। तब से कांग हुन सोजिन को अपनी असली बहन मानता था। इन सालों में उसने सोजिन की एक छोटे भाई की तरह देखभाल भी की। हालांकि उस किस ने उसके दिल को तेज धड़का दिया। कांग हुन को एहसास हुआ कि वो जाने बिना ही सोजिन से बहुत पहले से प्यार करता है। सोजिन योनवू के अस्पताल में पूरी तरह से जांच के लिए गई। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसका ट्यूमर बहुत बड़ा है और उसको तुरंत सर्जरी की जरूरत है। जब उसने सुना कि उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वो डर से बैठ गई और ज्यादा जानकारी मांगी। डॉक्टर उसके घबराए हुए रवैये से नाखुश लगी, इसलिए असिस्टेंट ने ज्यादा साफ समझाने के लिए रुकने का फैसला किया। महिला डॉक्टर ने बेरुखी से हंस दिया। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सोजिन ने सर्जरी का समय तय किया। उसने अपनी देखभाल करने के लिए किसी को ढूंढने के बारे में बहुत सोचा। आखिरकार उसने अपनी माँ को फोन करने का फैसला किया। जब सोजिन की माँ ने सुना तो उसने तुरंत कहा कि उस दिन उसकी एक आर्ट एग्जीबिशन है, उसको 2 महीने तक फ्री टाइम मिलेगा। उसने सर्जरी को 2 महीने के लिए टालने को कहा ताकि उसके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय हो। सोजिन ने गुस्से से कहा कि कोई भी इतने लंबे समय तक सर्जरी का इंतजार नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु के इस अहम मामले में भी उसको अपनी माँ के शेड्यूल के अनुसार चलना पड़ रहा था। उसकी माँ ने कहा कि ये उसकी समस्या है, इसलिए उसको उस पर दोष नहीं लगाना चाहिए। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने मरे हुए पिता के फोन में एक उदासी भरा टेक्स्ट भेजा। उसने ऑपरेटिंग रूम में अकेले जाने का अपना डर जताया। उसको जनरल एनेस्थीसिया की चिंता थी। काश उसके पिता वहाँ उसका हाथ पकड़ने के लिए होते तो वो अब डर महसूस नहीं करती। योनवू ने ये बातें सुनी पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय योनवू सोजिन के मेन डॉक्टर से मिलने गया। उसने इस डॉक्टर के साथ कई सालों तक काम किया था, इसलिए वो जानता था कि वो सख्त है और अक्सर कड़वा बोलती है। उसने उससे विनती की कि वो सोजिन के साथ ज्यादा कोमलता से पेश आए। हालांकि महिला डॉक्टर खुश नहीं हुई। उसने सोचा कि सिर्फ इसलिए सोजिन की खास देखभाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि योनवू उसको पसंद करता था। उसने योनवू की ऐसी बचकानी हरकतों वाली लड़की को पसंद करने के लिए आलोचना भी की। ये सुनकर योनवू ने पुष्टि की कि वो सोजिन की सर्जरी खुद करेगा। दूसरी तरफ सोजिन ने अपनी बहन को फोन किया, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी बहन सर्जरी के दिन उसके साथ होगी। उस दिन सोजिन की बहन और मेह्युन दूसरों के साथ शराब पी रही थी और गेम खेल रही थी। उसको ये पसंद नहीं आया कि सोजिन उसको परेशान कर रही है, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये कैंसर नहीं है बल्कि बस एक साधारण सर्जरी है। उसने सोजिन पर हंगामा करने का आरोप लगाया। मेह्युन ने गलती से ये बातचीत सुन ली। तभी मेह्युन को पता चला कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मेह्युन ने सोचा कि सोजिन किस तरह की इंसान है। मेह्युन की छोटी बहन ने शिकायत की कि सोजिन एक मूर्ख है। वो उन दोस्तों को नहीं छोड़ सकती थी जो उससे पैसे ठगते थे, और वो अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ पाई। वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ पाई जो हमेशा उसको बुरा भला कहते थे। सोजिन ने कांग हुन को फोन किया।
उसकी कहानी सुनने के बाद उसने उसके पास आने का वादा किया। अब से वो उसका गार्डियन होगा। सोजिन ने राहत की सांस ली। सोजिन और हारी रेस्टोरेंट गए। टीवी पर दो मुख्य किरदारों को किस करते हुए दिखाया जा रहा था। कॉन्गहून को सोजिन के साथ अनएक्सपेक्टेड किस याद आ गया, इसलिए उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। हारी ने कॉन्गहून का चेहरा लाल होते देखा और शक किया कि किसिंग सीन से उसका एड्रेनालाइन और डोपामाइन बढ़ गया है। कॉन्गहून को समझ नहीं आया कि वो क्या समझाए, इसलिए वो केवल मुड़कर भाग सकता था। अस्पताल के कमरे के अंदर सोजिन सर्जरी से पहले की जांच करवा रही थी। उसकी चिंता कम करने के लिए यूनहो ने सोजिन के लिए हेडफोन लगाए। फिर उसने उसको एक रिमोट कंट्रोल दिया। उसने कहा कि अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस करे तो बटन दबाए। चूंकि वो अभी भी बाहर था, सोजिन को अंदर से गर्मी महसूस हुई और उसने ठीक होने की फीलिंग का आनंद लिया। कॉन्गहून अस्पताल गया और उसने सोजिन को फूलों के बीच खड़े देखा। वो उस सीन को देखकर अचानक हिल नहीं पाया। बचपन में सोजिन को फूलों की पंखुड़ियों के बीच हंसते और खेलते हुए का सीन उसके दिमाग में आया। फिर वो दोनों साथ में खाने गए और गलती से मिह्यून से मिले। मिह्यून जानती थी कि सोजिन एक जेनेटिक रिसर्चर है। मिह्यून अपनी सेहत की जांच करवाने के लिए सोजिन को ढूंढना चाहती थी। ये सुनकर सोजिन ने तुरंत मिह्यून को अपना बिजनेस कार्ड दिया। जब यूनवू दिखाई दिया तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। यूनवू ने सोजिन से कहा कि वो जंक फूड न खाए और उसके बजाय न्यूट्रिशियस फूड खाए। मिह्यून को एहसास हुआ कि कॉन्गहून सोजिन को पसंद करता है। उसने उसको याद दिलाया कि उसको अपने दिल में पसंद करने से काम नहीं चलेगा और उसको इसे दिखाना होगा। अगर कॉन्गहून को जरूरत हो तो मिह्यून उसको प्यार के बारे में डॉक्यूमेंट्स भेज सकती है। खाने के बाद सोजिन को यूनवू का फोन आया। उसने कहा कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। फिर वो दोनों एक शांत पार्क में मिले। यूनवू ने कहा कि ये उसकी सीक्रेट जगह है, क्योंकि जब भी वो दुखी होता था तो आराम करने के लिए यहाँ आता था। ये कहने के बाद उसने अपना तैयार किया हुआ गिफ्ट निकाला। वो सर्जरी के बाद पीने के लिए पानी की एक बोतल, अस्पताल की चप्पलें, उबने पर मनोरंजन के लिए एक किताब और सर्जरी के बाद के लिए एक हीटिंग पैड था। सोजिन को विश्वास हुआ कि उसमें और यूनवू में एक खास सिंपैथी है, क्योंकि उसने जो कुछ भी उसको दिया वो वही था जिसकी उसको जरूरत थी। उसने बताया कि उसका परिवार उसकी परवाह नहीं करता है। उसने सोचा कि अगर वो यूनवू का परिवार होता तो वो निश्चित रूप से अलग होता। सोजिन बहुत उत्सुक थी, क्योंकि उसने कभी यूनवू को अपने रिश्तेदारों का जिक्र करते नहीं सुना था, पर उसने जानबूझकर बात टाल दी। फिर यूनवू सोजिन को घर ले गया। उस रात कॉन्गहून सोजिन की देखभाल करने के लिए अस्पताल में रुका। सोजिन ने कॉन्गहून से अपने बाल बांधने में मदद करने को कहा। कॉन्गहून अनाड़ीपन से उसके बगल में बैठा मजाक करते हुए सोजिन के बाल बांध रहा था। यूनवू ने दोनों के बीच इंटीमेट सीन देखा और बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुस्से में बॉक्स को जोर से लात मारी। अगले दिन जब सर्जरी होने वाली थी तो कॉन्गहून को फायर डिपार्टमेंट से फोन आया कि कहीं आग लगी है, इसलिए उसको तुरंत ड्यूटी पर जाना पड़ा। जाने से पहले कॉन्गहून ने अपनी बहन को अस्पताल आने की सूचना देने के लिए फोन किया। उसने तुरंत चाहा कि वो ऑपरेटिंग रूम में सोजिन के साथ रहे। दुर्भाग्य से उसकी बहन देर से आई, इसलिए सोजिन ऑपरेटिंग रूम में अकेली गई। अप्रत्याशित रूप से यूनवू को एक दुर्घटना का शिकार हुई प्रेग्नेंट महिला को बचाना पड़ा, इसलिए उसको दूसरी सर्जरी करनी पड़ी। इसलिए सोजिन के लिए मुख्य सर्जन वो नहीं था। सोजिन घबरा गई और डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अचानक यूनवू को अपने सामने देखा। यूनवू ने उससे अच्छी यादों के बारे में सोचने को कहा। उसके बाद उसकी सर्जरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सोजिन ने बचपन में अपने 4 परिवार के सदस्यों को समुद्र तट पर खेलते हुए याद किया। वो उसकी याद में रहे सुंदर पल थे। सर्जरी बहुत सफल रही। जब सोजिन उठी तो उसने यूनवू को उसके लिए सब कुछ करने के लिए धन्यवाद दिया। यूनवू को अपने इतना करीब देखकर वो अपनी फीलिंग्स को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने उसको चूम लिया। इस समय कॉन्गहून अपना फायर फाइटिंग का काम खत्म करके भागा। हालांकि उसने सोजिन और यूनवू को किस करते हुए देखा। उन्होंने प्यार भरी मुलाकातों के बारे में बात की। सोजिन को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद यूनवू ताजी हवा वाली जगह ढूंढकर घूमना चाहता था। इस बीच सोजिन अपना खुद का संसार का आनंद लेने के लिए पूरे दिन घर पर रहना चाहती थी। वो हंसे और एक दूसरे को बहुत प्यार से छेड़ा। कॉन्गहून ने दोनों को चूमते हुए देखा और उसके दिल में उदासी भर गई। अपनी उदासी को कम करने के लिए वो पीने चला गया। उसने अपनी फीलिंग्स को समझने में स्लो होने के लिए खुद को दोषी ठहराया। उसको अचानक एहसास हुआ कि वो सोजिन को बहुत पहले से पसंद करता था। कॉन्गहून को ब्रेकअप के बाद सोजिन के उसके पास रोते हुए आने की वो छवि याद आई। उस समय सोजिन ने कॉन्गहून से पूछा था कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उससे सच में प्यार करता है। कॉन्गहून ने उसको दिलासा दिया था कि कोई न कोई जरूर होगा जो उससे सच में प्यार करेगा। अब उसको एहसास हुआ कि वो ही वो इंसान था जो उससे इस तरह प्यार करता था। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी।
सोजिन को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही योनवू ने सोजिन को सुंदर जूते दिए। सोजिन ने भी उसको एक कपल ब्रेसलेट दिया, इस उम्मीद के साथ कि वो हमेशा साथ रहेंगे। उस रात वो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए। उन्होंने फोन पर बात की। सोजिन ने उसको बताया कि उससे प्यार करने से पहले उसका आइडियल टाइप उसके पिता जैसा कोई था। जब भी वो अपने पिता के बारे में सोचती है उसको बहुत पछतावा होता है। सबसे बड़ा पछतावा ये है कि उसके पिता को हाइकिंग के जूते का एक जोड़ा पसंद था, पर उनके गुजर जाने तक वो उनको वो जूते नहीं दे पाई। अब जब वो इस बारे में सोचती है तो सोजिन खुद को माफ नहीं कर पाती। यह देखकर कि योनवू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सोजिन को तुरंत एहसास हुआ कि वो गहरी नींद में सो गया है। इसलिए उसने धीरे से गुड नाइट कहा और फोन काट दिया। अगले दिन योनवू सोजिन से मिलने आया और उसको एक जोड़ी हाइकिंग जूते दिए। ये एक देरी से दिया गया गिफ्ट था, पर वो फिर भी उसके पछतावे को दूर करना चाहता था। इस गिफ्ट की वजह से वो इमोशनल हो गई और उसको और भी ज्यादा पसंद करने लगी। इस बीच मिह्यून को उसके दोस्तों के ग्रुप से शादी की फोटो खिंचवाने का नोटिफिकेशन मिला। उस दोस्त ने मेंबर्स को हैंडबॉक पहनकर भाग लेने के लिए इनवाइट किया। उसने योनवू को फोन करके भाग लेने के लिए बुलाया, पर उसने जवाब दिया कि उसकी कोई और अपॉइंटमेंट है। ग्रुप चैट में उसने उस समस्या के बारे में सबको बताया जिसका वो सामना कर रहा था। योनवू ने फोन रखने के बाद उसने सोजिन से कल रात के खाने के लिए उसके घर आने को कहा। जब सोजिन मान गई तो कोंगहून ने पूछा कि क्या वो कल फ्री है। सोजिन ने ईमानदारी से कहा कि वो कल योनवू के साथ रात के खाने पर जाएगी। कोंगहून को थोड़ा दुख हुआ, पर उसने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन योनवू सोजिन को काम के बाद लेने आया। जैसे ही वो जाने वाले थे, सोजिन को अचानक फूलों की दुकान के मालिक से एक टेक्स्ट मैसेज मिला। मालिक ने उसको बताया कि उसने पिछले हफ्ते जो फूल ऑर्डर किए थे वो तैयार है। सोजिन को अचानक याद आया कि आज कोंगहून की माँ की एनिवर्सरी है, इसलिए उसने जल्दी से योनवू से माफी मांगी, फूल लिए और कब्रिस्तान की ओर भागी। कोंगहून और उसके पिता दोनों उसको वहाँ देखकर खुश हुए। वो हर साल उनके लिए फूल तैयार करती थी और वो खुश थे कि वो इस साल भी आई। कोंगहून के पिता अपनी पत्नी से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों टहलने चले गए। टहलते समय उन्होंने गलती से कुछ लोगों को हनबोक पहने हुए शादी की फोटो खिंचवाते देखा। अप्रत्याशित रूप से योनवू और मिह्यून भी उनमें शामिल थे। सोजिन और योनवू ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। वापस जाते समय कोंगहून ने देखा कि सोजिन को उसकी परवाह थी। सोजिन ने ईमानदारी से कहा कि शायद उसको जलन हो रही थी। भले ही योनवू ने उसको दुख पहुंचाया था, वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकी। इस बीच योनवू को भी जलन महसूस हुई। मिह्यून ने कहा कि जो लोग सिर्फ एक सामान्य रिश्ते में होते हैं वो एक दूसरे की माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते। उसका मतलब था कि सोजिन और कोंगहून का रिश्ता सिर्फ दोस्तों का नहीं था। अगले दिन मिह्यून गलती से रेस्टोरेंट में कोंगहून से मिली। उसने उसको सोजिन से इजहार करने की सलाह दी, क्योंकि अगर उन्होंने ये पल गवा दिया तो वो जीवन भर के लिए एक दूसरे को खो सकते हैं। सोजिन और योनवू ने साथ में नाश्ता किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी कल की घटना का जिक्र नहीं किया। हालांकि सोजिन चिंतित महसूस कर रही थी। उसने कल्पना की कि रेस्टोरेंट में हर कोई योनवू को ललचाई नजरों से देख रहा था। योनवू ने सोजिन को फिल्म देखने जाने के लिए कहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय वो इस बारे में सोच रही थी कि एक ही जेनेटिक कोड वाले लोगों से संबंध कैसे तोड़े। खाने के बाद मिह्यून रिसर्च इंस्टीट्यूट लौट आई और सोजिन को ढूंढा। जब मिह्यून ने गलती से सोजिन के पहने हुए जूते देखे तो उसने कहा कि योनवू को ये ब्रांड सच में बहुत पसंद है। सोजिन ने नीचे देखा और पाया कि उसके जूते और मिह्यून के जूते एकदम एक जैसे थे। वो बस रंग में अलग थे। मिह्यून अपना अधिकार जताना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि वो 3 साल से योनवू से प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से समझते हैं। सोजिन ने हार नहीं मानी। उसने घोषणा की कि वो योनवू के साथ एक अच्छा रिश्ता रखेगी, क्योंकि वो उसका डेस्टिनी लवर है। उन दोनों के जेनेटिक कोड कंपैटिबल है। जाने से पहले मिह्यून ने सोजिन को विनम्रता से सलाह दी कि जब वो डेट पर जाए तो उसको दूसरे लोगों की नजरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि योनवू ऐसे लोगों को सच में नापसंद करता है। ये सुनकर सोजिन अचानक गुस्सा हो गई। वो जिससे प्यार करती थी उसमें वुमेनाइजर जीन था, इसलिए वो निश्चित रूप से कई लड़कियों से घिरा रहेगा। उसने खुद से कहा कि वो और ज्यादा खुले दिमाग से सोचे। हालांकि मिह्यून की भड़काऊ बातें अभी भी उसके दिमाग में साफ थी, जिससे वो शांत नहीं हो पा रही थी। हारी ने सोजिन को चिढ़ाया कि किसने उससे वुमेनाइजर जीन वाले किसी व्यक्ति से प्यार करने को कहा था। इसने सोजिन को याद दिलाया कि भले ही जीन बदले नहीं जा सकते, उनमें सुधार किया जा सकता है। फिर वो वुमेनाइजर जीन में सुधार करने वाले एक स्प्रे पर रिसर्च करने के लिए रात भर जागती रही। जब वो फिल्म देखने गए तो उसने योनवू को ये स्प्रे दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये काम करेगा। इस बीच योनवू के पिता लंबे समय बाद घर लौटे, पर योनवू की माँ खुश हो पाती उससे पहले उसने अपने पति को अपना सूटकेस निकालते हुए देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की कि ड्राइवर उसको तलाक का अग्रीमेंट देगा।
जब उसने उनको ये कहते सुना तो वो घबरा गई और उनसे न जाने की भीख मांगी। जब तक वो तलाक नहीं लेते उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका किसके साथ अफेयर है। उसने ये भी सोचा कि वो औरत जो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी वो मर चुकी है, इसलिए वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा और शक किया कि उसने उनकी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। चूँकि उसने अपना दोष मानने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो विक्टिम होने का अच्छा नाटक करती है ताकि दूसरों को उसके पास रहने के लिए मजबूर कर सके। इसने उनको पहले से कहीं ज्यादा घृणा महसूस करवाई। घर जाते समय यूनवू को अपनी माँ का फोन आया। वो रो रही थी और तलाक के बारे में शिकायत कर रही थी। वो दुखी होकर कांगहून की दुकान पर पीने गया। उसने ये बताया कि कई साल पहले वो जानता था कि उसके माता पिता इस तरह खत्म होंगे। आज वो दिन आखिरकार आ ही गया था। उसका मन उलझ गया। कांगहून यूनवू के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाया, इसलिए वो बस चुपचाप उसके बगल में बैठा रहा और पीता रहा। अगली सुबह मिह्यून यूनवू से अपनी फीलिंग्स शेयर करने आई। सही समय पर यूनवू को सोजिन का फोन आया। पता चला कि कांगहून ने सोजिन और हारी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था, इसलिए सोजिन ने यूनवू को साथ में खाने के लिए बुलाया। जब वीडियो कॉल जुड़ा तो सोजिन को कुछ कहने का समय नहीं मिला जब उसने मिह्यून को हेलो कहने के लिए पास आते देखा, इसलिए सोजिन ने जल्दी से वीडियो कॉल खत्म करने का बहाना ढूंढा। एक औरत का सुबह सुबह एक आदमी के घर आना हारी को शक करने लगा कि मिह्यून यूनवू के घर पर सोई थी। कांगहून क्लियर करने के लिए फोन करना चाहता था पर सोजिन ने मना कर दिया। फिर वो तनाव कम करने के लिए अकेले जॉगिंग करने चली गई। यूनवू को एहसास हुआ कि सोजिन बहुत सोचेगी, इसलिए उसने मिह्यून को भगा दिया और जल्दी से सोजिन को ढूंढने के लिए भागा। अचानक बारिश होने लगी। कांगहून को चिंता हुई कि सोजिन भीग जाएगी, इसलिए वो भी तुरंत उसको ढूंढने निकल पड़ा। यूनवू सबसे पहले पहुंचा और उसने सोजिन को देखा। फिर उसने उसको छतरी के नीचे खींच लिया। उसने उसको मजबूत होने का नाटक न करने की सलाह दी। अगर उसको जलन हो रही थी तो वो कहे, वो समझाएगा, क्योंकि वो जो सोच रही थी वो सच नहीं था। सोजिन दुखी महसूस हुई और उसने यूनवू को गले लगा लिया, यह कामना करते हुए कि ये चेहरा थोड़ा बदसूरत हो। उसने कामना की कि वो फीमेल्स का डॉक्टर न हो और उसके पास पैसे न हो, क्योंकि अगर ये सच होता तो वो केवल उसको ही देख सकता था। उन दोनों ने अपनी गलतफहमियां दूर की और बारिश में साथ चले। कांगहून देर से पहुंचा और उसका दिल दर्द से भर गया जब उसने देखा कि कोई उससे पहले सोजिन के पास आ गया था। वो हमेशा इस तरह एक कदम देर से पहुंचता था। सोजिन के पिता को बचाने में एक कदम देर, अपनी फीलिंग्स को समझने में एक कदम देर। अगर वो अपनी फीलिंग्स को पहले समझ पाया होता तो वो नहीं जानता कि क्या परिणाम अलग होता। इस समय सोजिन और यूनवू ने अपनी मीठी डेट खत्म कर ली थी। विदा लेने से पहले यूनवू ने सोजिन को वापस बुलाया और पूछा कि क्या वो कुछ भूल गई थी। सोजिन ने शर्माते हुए कहा कि वो यूनवू से प्यार करती है, ये कहना भूल गई थी। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर यूनवू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने वो चीज निकाली जो उसने कार में छोड़ दी थी। सोजिन ने शर्माते हुए अपनी चीजें वापस छीनी और उसको कार में बैठकर जाते हुए देखा। यूनवू समझा कि वो भी उसको ये कहते हुए सुनना चाहती थी कि वो उससे प्यार करता है, पर बचपन से ही उसने कई चीजें देखी थी जिन्होंने उसको वो शब्द कहने से रोक दिया था। उसके माता पिता का टूटा हुआ विवाह उसको फीलिंग्स का जाहिर करने की हिम्मत नहीं देता था। उसको इस बात का भी यकीन नहीं था कि क्या वो दोनों साथ रह सकते हैं। यूनवू की चुप्पी से सोजिन को दुख हुआ, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को निकालने के लिए अकेले जॉगिंग करने चली गई। अगले दिन वो फिर से ऊर्जा से भरी थी। सोजिन, हारी और उसके कोलीग्स ने उसके और यूनवू के बीच की प्रेम कहानी पर चर्चा की। सोजिन को विश्वास था कि यूनवू उसका डेस्टिनी वाला प्यार है। ये बातें मिह्यून ने सोजिन को ढूंढने आते समय सुन ली। मिह्यून आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उसने उस पल का फायदा उठाया जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था और मुड़ गई। सोजिन यूनवू को ढूंढने अस्पताल गई और उसको कपल ब्रेसलेट नहीं पहने हुए देखकर उसको निराशा महसूस हुई। यूनवू ने समझाया कि उसने नहाते समय कपल ब्रेसलेट उतार दिया था और वो उसे वापस पहनना भूल गया था। उसने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए स्नीकर्स की एक जोड़ी खरीदने पर चर्चा की। हालांकि यूनवू ने इससे बचने का फैसला किया। उसने सिर्फ कहा कि वो भविष्य में अक्सर कपल ब्रेसलेट पहनेगा। सोजिन ने यूनवू के पारिवारिक हालात की जांच करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जब दो लोग साथ होते हैं तो उनको एक दूसरे के परिवारों को समझने की जरूरत होती है। हालांकि यूनवू ने साफ मना कर दिया। उसने सोचा कि सोजिन उसके प्यार में थी, न कि उसके परिवार के। उसके बोलने के बाद उसने काम का बहाना बनाया और चला गया। यह देखकर कि यूनवू शांत था, सोजिन ने हारी को अपने दिल की बात बताई। उसमें यूनवू के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की हिम्मत कम होती जा रही थी, क्योंकि उसको डर था कि वो उसको अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगी। वो यूनवू के साथ होने पर खुश महसूस करती थी, पर उससे दूर जाने के बाद उसको चिंता महसूस होती थी।
समस्या ये थी कि उसको बिल्कुल नहीं पता था कि योनवू क्या सोच रहा था। इसने एक बहुत एंग्शियस सिचुएशन पैदा कर दी। ये सुनने के बाद हारी ने सोचा कि योनवू सिर्फ मजाक कर रहा था। हालांकि सोजिन हमेशा उम्मीद करती थी कि योनवू कुछ अफेक्शन दिखाएगा। अगले दिन सोजिन काम पर जाते समय चलते हुए टेक्स्ट कर रही थी और गलती से कांच के दरवाजे से टकरा गई। उसने योनवू को अपने चेहरे पर बैंडेड लगा एक फोटो भेजा। योनवू ने जीन बढ़ाने वाले स्प्रे की एक फोटो के साथ जवाब दिया। उसने उससे काम के बाद पार्क में एक्सरसाइज करने को कहा। सोजिन का बुरा मूड तुरंत गायब हो गया। काम के बाद वो खुशी खुशी पार्क गई। वो दोनों दौड़े और मजाक किया और जल्दी से अपनी मिठास वापस पा ली। जब सोजिन ने कांगहून को जॉगिंग करते देखा तो उसने एहसास किया कि वो दोनों एक ही शर्ट पहने हुए थे। उसने शिकायत की कि कांगहून को वो शर्ट पहनने से पहले उससे पूछना चाहिए था। उसको पछतावा महसूस हुआ क्योंकि उसने एक लेने पर एक फ्री ऑफर से खरीदा था और फिर एक उसको दे दिया था। योनवू ने उनकी बचकाने बहस को रोका और उन दोनों को अपने घर पर रात के खाने के लिए इनवाइट किया। इस बीच वो दोनों रसोई में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कांगहून ऊब गया था, इसलिए उसने टीवी चालू कर दिया। उसने मियोन और सोजिन की बहन को एक लव शो होस्ट करते हुए देखकर हैरानी हुई। रसोई में योनवू ने सोजिन को एबलोन लेने के लिए फ्रिज खोलने को कहा। जब उसने फ्रिज खोला तो उसने गलती से योनवू और मियोन की एक फोटो देखी। फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, मुझे उम्मीद है कि योनवू साथ बिताए समय को संभाल कर रखेगा। कांगहून ने उसका एक्सप्रेशन देखा, इसलिए वो तुरंत उसे देखने गया और जल्दी से फोटो अपनी जेब में छिपा ली। खाने के दौरान मियोन ने शो पर दर्शकों का एक पत्र पढ़ा। उसमें दर्शक ने बताया कि वो शब्दों और कामों से अपना प्यार व्यक्त करना पसंद करती थी। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड जवाब नहीं देता था। इसने हमेशा उसको असुरक्षित महसूस करवाया और वो जानना चाहती थी कि क्या उसको ये रिश्ता जारी रखना चाहिए या नहीं। ये समस्या सच में सोजिन की इनर फीलिंग्स को दर्शाती थी। कांगहून साफ समझ गया कि सोजिन क्या चाहती थी। उसने इस अवसर का फायदा उठाया और कहा कि ये अजीब था कि लड़कियों ने पहले ही अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया था पर लड़कों ने नहीं। योनवू ने कांगहून की राय का खंडन किया। उसने सोचा कि कुछ लोग अपने प्यार को अपने दिलों में छिपा कर रखते हैं, उनको बस इसे दिल से महसूस करने की जरूरत थी। सोजिन ने तर्क दिया कि जब वो किसी से पर्याप्त प्यार करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से इसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे। जितनी बार कपल्स अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं उनका प्यार उतना ही गहरा होता जाता है। योनवू अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम रहा और सोजिन को समझाया कि कुछ चीजें दूसरों के लिए सरल होती हैं, पर कुछ लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल होती हैं। माहौल को अननेचुरल महसूस करते हुए कांगहून ने एडजस्ट करने की पहल की। कांगहून ने सोजिन को छेड़ा और कहा कि उसने 4 साल की उम्र से ही अपना प्यार एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। ये सुनकर सोजिन भी हंसी और अपनी फीलिंग्स को नियंत्रित करने के लिए बाथरूम गई। कांगहून ने इस अवसर का फायदा उठाया और योनवू को योनवू और मिह्यून की फोटो दिखाई और बताया कि उसने भी इसे देखा था। योनवू ने इसे पढ़ने के बाद फोटो को टेबल पर फेंक दिया। उसने कहा कि फोटो का उसके सामने आना या फेंक दिया जाना कोई फर्क नहीं पड़ता था। कांगहून को चिंता हुई कि योनवू सोजिन की याद को भी उसी तरह फेंक सकता है। घर जाते समय सोजिन दुखी महसूस हुई। कांगहून को उसको दिलासा देना नहीं आया, इसलिए वो बस चुपचाप उसके बगल में रहा। घर पहुंचकर कांगहून ने सोजिन जैसी शर्ट कचरे में फेंक दी। हालांकि जैसे ही उसने इसे फेंका उसको पछतावा महसूस हुआ। उसने इसे हर हाल में बाहर निकालने की कोशिश की और खजाने की तरह गले लगा लिया। इस समय योनवू ने मिह्यून से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद उसने फोटो निकाली और उसको चेतावनी दी कि वो ऐसी चीजें न करे जिससे सोजिन को गलतफहमी हो। मिह्यून ने फिर भी योनवू से इजहार किया और वो उसके साथ वापस आना चाहती थी। इतना ही नहीं, मिह्यून ने उसको ये भी बताया कि सोजिन ने योनवू की स्पोर्ट्स शर्ट से डीएनए लिया था और उसने पता लगाया कि वो दोनों डेस्टिनी कपल थे। ये सुनकर योनवू ने तुरंत एक कॉम्प्लेक्स स्माइल दी। फिर मिह्यून सोजिन के पास गई और उसको चुनौती दी। मिह्यून ने कहा कि सोजिन और योनवू दोनों प्यार को एक खेल मानते थे। खेल चाहे कितना भी दिलचस्प हो, वो अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सोजिन को विश्वास नहीं हुआ कि योनवू उस तरह का इंसान था। उसने क्लियर किया कि वो उसकी डेस्टिनी था। सोजिन ने पलटवार किया और कहा कि अगर योनवू सच में उसकी डेस्टिनी है तो वो काम करेगा जो उसने किसी और लड़की के लिए कभी नहीं किए होंगे। मिह्यून ने ये देखने के लिए शर्तें रखी कि क्या ये सच था। पहली ये थी कि योनवू कभी भी कपल आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। सोजिन ने ये साबित करने के लिए कपल ब्रेसलेट दिखाया कि ये शर्त पूरी हो चुकी थी। मिह्यून ने दूसरी शर्त जारी रखी जो ये थी कि योनवू कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार या दोस्तों के सामने पब्लिकली जाहिर नहीं करेगा। हालांकि ये शर्त भी पूरी हो गई थी क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट में योनवू के परिचित उनके रिश्ते के बारे में जानते थे। हालांकि सोजिन अगली 2 शर्तों का खंडन नहीं कर पाई। पहली ये कि उसने उसके सामने अपने परिवार का जिक्र कभी नहीं किया और दूसरी ये कि उसने कभी नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। हालांकि सोजिन अभी भी हारना नहीं चाहती थी।
उसने अपने प्रेमी को बदलने का फैसला किया। कल उसकी और यूनवू की बीच ट्रिप का दिन था। उसने बाकी बची 2 शर्तों को पूरा करने का फैसला किया। अगले दिन कपल्स बीच पर गए। उन्होंने मीठे पलों में खुशी खुशी मस्ती की। बस यूनवू ने साथ में फोटो खिंचवाने से बचाव किया। जब भी सोजिन अपना कैमरा उठाती थी, वो बहाना ढूंढकर इससे बचता था। जब सोजिन ने बीच पर एक मेल बॉक्स देखा तो उसने यूनवू को किनारे खींचा और एक दूसरे को पत्र लिखने का विचार रखा। उसने 1 साल में यूनवू को यह लिखते हुए एक लेटर लिखा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ यूनवू ने भी एक लेटर लिखना खत्म किया। जब वो लेटर मेल बॉक्स में डालने वाला था, उसको अस्पताल से फोन आया। सोजिन उन दोनों के लेटर को बॉक्स में डालने के लिए ले गई, पर उसने गलती से देखा कि यूनवू के पत्र में बस इतना ही लिखा था कि वो सच में नहीं जानता कि 1 साल में कौन उसके साथ होगा। हालांकि उसने उम्मीद की कि वो एक ऐसा आदमी होगा जो उससे दिल से प्यार करता हो। तभी सोजिन को एहसास हुआ कि यूनवू ने उनके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। साथ रहते हुए भी उसने ब्रेकअप के लिए मानसिक रूप से तैयारी कर रखी थी। उसका दिल टूट गया और उसने जल्दी से इस नाखुश यात्रा को खत्म कर दिया। वापस जाते समय यूनवू को चक्कर आया और वो लगभग दुर्घटना का शिकार हो गया। सोजिन ने यूनवू को याद दिलाया कि उसमें रेटिनल डिजेनरेशन करने वाला जीन था, इसलिए उसको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत थी। उसी समय मियोन कांगहून की दुकान पर पानी पी रही थी। एक तरफ बैठे उसको चिंता थी कि वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए उसने उसको जगाया। हालांकि मियोन ने गलती से एक चौंकाने वाला राज खोल दिया जो उस स्पोर्ट्स शर्ट से जुड़ा था जिस पर सोजिन ने प्रयोग किया था। उस शर्ट पर कांगहून के डीएनए का एक नमूना था। उस दिन जब मियोन और यूनवू ने सोजिन द्वारा स्पोर्ट्स शर्ट को टेस्ट के लिए लेने के बारे में बात की, तो यूनवू ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा कि सोजिन ने उसकी शर्ट को कांगहून की शर्ट समझ लिया था, इसलिए उस शर्ट पर डीएनए वास्तव में कांगहून का था। कांगहून सोजिन की डेस्टिनी था, न कि यूनवू। कांगहून चौंक गया जब वो मुड़ा और उसने सोजिन को दरवाजे पर खड़ा देखा। सोजिन इस अनएक्सपेक्टेड सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने वो समय याद किया जब उसको अपने और यूनवू के बीच एक अजीब संबंध महसूस हुआ था, पर वास्तव में कांगहून हमेशा वहाँ था, सिर्फ इसलिए कि सोजिन ने यूनवू के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसने गलती से कांगहून को नजरअंदाज कर दिया। वो वही था जो हमेशा उसके साथ था। सोजिन इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। सोजिन जानना चाहती थी कि क्या उसमें और यूनवू में सच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन था। उसने पिछली बार की 2 जगह चुनी और वो दोनों खुद जाकर देखेंगे कि क्या वो मिलेंगे। यूनवू ने फिर से वही चाल चली। उसने अपने कॉलीग से चुपके से सोजिन का पीछा करने और उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट देने को कहा। अपने कॉलीग से रिपोर्ट मिलने के बाद वो उस रास्ते पर चलेगा। जब सोजिन आखिरी जगह के करीब थी, उसने गलती से यूनवू के कॉलीग को देखा, पर उसने सोचा कि ये सिर्फ एक संयोग था। जब सोजिन पहुंची, उसने तुरंत यूनवू को देखा। वो ये मानने के लिए एक्साइटेड थी कि उन दोनों के बीच एक खास संबंध है, इसलिए वो चुपचाप उसके पास गई, यह उम्मीद करते हुए कि वो उसको हैरान करेगी। हालांकि उसने गलती से उसको अपने कॉलीग को फोन पर शिकायत करते हुए सुना कि जानकारी गलत थी। क्योंकि उसने अभी तक सोजिन को नहीं देखा था, उसने सोचा कि कॉलीग ने गलत रिपोर्ट दी थी। सोजिन ने यूनवू से दूरी बनाए रखने का फैसला किया, इसलिए उसने फोन कॉल किया और दूसरी जगह होने का नाटक किया। यूनवू ने तुरंत जवाब दिया कि वो उससे मिलने के लिए ड्राइव करके आ रहा है, पर वो रास्ते में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसने उम्मीद की कि वो उसका इंतजार करेगी। जब उसने फोन रखा तो वो मुड़ा कर हैरान रह गया। सच्चाई सामने आ गई। उसको ये मानना पड़ा कि कोई खास कनेक्शन नहीं था। पिछला सारा कोइंसिडेंस उसी ने प्लान किया था। उसने समझाने की कोशिश की कि उनकी एक दूसरे के लिए भावनाएं डीएनए से जुड़ी नहीं थी। सोजिन का विश्वास टूट गया और वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी। सोजिन ने यूनवू की आलोचना की कि उसने उसके विश्वास का फायदा उठाकर उसको धोखा दिया। उसने महसूस किया कि उसको शांत होने के लिए समय चाहिए। उन दुख भरे दिनों के बाद यूनवू की माँ अचानक सोजिन से मिलने आई। उन्होंने कहा कि अब वो और वजन कम करने या अपनी सुंदरता का ध्यान रखने में समय नहीं लगाएंगी, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि वो उस पति को रोक नहीं सकती जो उनसे प्यार नहीं करता था। उनको केवल अपने बेटे के लिए बुरा लगा, क्योंकि उन सालों में उसने अपनी माँ को दुख में रहते देखा था। इसने उसको प्यार पर पहले से भी ज्यादा अविश्वास करने पर मजबूर कर दिया। सोजिन को नहीं पता था कि ये महिला यूनवू की माँ है। अगले दिन यूनवू को खबर मिली कि परिवार का फ्लावर ग्रीन हाउस जल गया है। उसके पिता की आग में मृत्यु हो गई। जब उसकी माँ कोमा में थी, तब पता चला कि यूनवू की माँ ने ही अपने पिता को तलाक पर बात करने के लिए घर बुलाया था। जब वो उनको ढूंढने ग्रीन हाउस गए तो अचानक आग लग गई। परिवार रातों रात टूट गया, जिससे यूनवू इस सदमे को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अपने पिता का अंतिम संस्कार खत्म करने के बाद यूनवू एक शांत जगह ढूंढने बाहर चला गया। सोजिन और बाकी सब यूनवू की हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिरकार
यूनवू ने टेक्स्ट किया कि वो दुख भरी यादों को मिटाने के लिए एक गर्म जगह पर गया है। अचानक सोजिन को उस बीच की याद आई जहाँ वो दोनों गए थे और उसने ज्यादा सोचे बिना तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया। सोजिन तुरंत बीच पर गई और यूनवू को ढूंढ लिया। उसने अंतिम संस्कार में उसकी माँ के बारे में सच्चाई जान ली थी, इसलिए उसने उसको बताया कि उसकी माँ ने क्या कहा था। यह देखकर कि उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने उसके माथे को छुआ। उसने महसूस किया कि उसको बहुत तेज बुखार है। फिर वो उसको देखभाल के लिए होटल ले गई। सोजिन यूनवू के पास उसकी देखभाल के लिए रुकी। उसने उम्मीद की कि वो इस दर्द से उबर जाएगा। यूनवू ने सोजिन को अपने बचपन के बारे में बताया। उसको अपने पिता के अफेयर के बारे में पता चला था और उसने अपनी माँ को हमेशा पीड़ित होते और उसको नजरअंदाज करते देखा था। सोजिन ने कांगहुन को टेक्स्ट किया कि उसने यूनवू को ढूंढ लिया है और वो दोनों रात भर वहीं रुकेंगे। फिर वो बिना जाने ही सो गई। कांगहुन को टेक्स्ट मिलने के बाद उसको बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने सोजिन को ढूंढने जाने का फैसला किया। हालांकि जब वो पहुंचा तो उसको लगा कि उसने व्यर्थ ही चिंता की थी। जब सोजिन उठी तो यूनवू पहले ही जा चुका था। उसने केवल धन्यवाद और माफी का संदेश लिखा, एक छोटा सा नोट छोड़ा। सोजिन अकेलेपन में सड़कों पर घूम रही थी। उसने कांगहुन द्वारा दिए गए इमरजेंसी कॉल डिवाइस को पकड़ रखा था। उसने सोचा कि अगर वो इमरजेंसी कॉल बटन दबाती भी है तो कांगहुन तुरंत वहां नहीं आ पाएगा। पर बटन दबाते ही कांगहुन अचानक उसके सामने आ गया। इससे वो बहुत हैरान हुई। कांगहुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ खींचकर उसको खाने के लिए बाहर ले गया। इस बीच एक आदमी यूनवू, उसके माता पिता और उसके पिता की प्रेमिका की तस्वीरें दीवार पर चिपका रहा था। तस्वीरों पर लाल एक्स निशान लगे थे और उस व्यक्ति का अगला निशाना यूनवू था। सोजिन को समझ नहीं आया कि यूनवू बिना बताए क्यों चला गया। अगले दिन यूनवू खुद सोजिन से मिलने आया ताकि उसका कपल ब्रेसलेट वापस कर सके और उसने ब्रेकअप का प्रपोजल रखा। उसने उम्मीद की कि वो अपने असली साथी कांगहुन के साथ खुशी ढूंढेगी। सोजिन ने ब्रेकअप के दर्द को कम करने के लिए खाने का सहारा लिया, पर यूनवू की यादें उसके दिमाग में आती रहीं। जितना वो भूलने की कोशिश करती उतना उसको वो याद आता। जितना वो उसको जाने देना चाहती उतना वो उसको जाने नहीं दे पाती। कांगहुन ने सोजिन का दर्द देखा, इसलिए उसने खुद यूनवू को ढूंढा। कांगहुन यूनवू को सलाह देना चाहता था कि वो इतनी आसानी से उसको जाने न दे। हालांकि यूनवू ने उसके लिए फैसला लिया कि जितना वो सोजिन के साथ रहेगा उतना वो उससे प्यार करेगा। उसको डर था कि वो उसके साथ अपनी उम्र भर का वादा पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने माना कि जल्दी अलग हो जाना उन दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। कांगहुन ने उसको जॉगिंग के लिए बुलाकर सोजिन को उसका दर्द दूर करने में मदद करने की कोशिश की। उसने उसके लिए एक जोड़ी लाइट अप चप्पलें भी खरीदी जिनसे वो बच्चे की तरह खुश हुई। कांगहुन ने फिर से चूकने का फैसला नहीं किया। उसने सोजिन की बहन से उसके कपड़े चुनने और बाल बनाने में मदद करने को कहा। वो उसके सामने एक नए रूप में आना चाहता था। जब सोजिन ने कांगहुन को कोट में और फूलों का गुलदस्ता पकड़े देखा तो वो कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई। जब कांगहुन ने उसको डेट के लिए पूछा तभी वो शांत हुई। वो दोनों साथ में स्केटिंग रिंग गए। कांगहुन ने सोजिन को पेशेंटली स्केटिंग करना सिखाया। हालांकि वो यूनवू के साथ मीठे पलों को याद करती रही। कुछ यादें वो भूलने की कोशिश कर रही थी, पर वो फिर भी अनजाने में उसके दिमाग में आती रहीं। इस बीच यूनवू ने अपने कॉलीग को ब्लाइंड डेट अरेंज करने के लिए कहा। उसने ऐसा सोजिन को जल्दी भूलने के लिए किया। हालांकि दूसरे व्यक्ति का सिर्फ एक लापरवाह वाक्य उसको फिर से सोजिन की याद दिलाने के लिए काफी था। खुशकिस्मती से मिह्युन सही समय पर आई और ब्लाइंड डेट को बर्बाद कर दिया। मिह्युन को एहसास हुआ कि यूनवू सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था। उसने जानबूझकर कहा कि अब से वो ओपन रिलेशनशिप्स बनाना बंद कर देगी। उसने सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहने का फैसला किया। वो समझ गया कि उसका क्या मतलब था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कांगहुन एक रोमांटिक डेट के बाद सोजिन को घर ले गया। जैसे ही सोजिन घर के पास पहुंची, उसने दरवाजे के सामने बिजली के खंभे पर छोटी लाइट्स देखी। वो तुरंत जान गई कि कांगहुन ने ये किया था। कांगहुन ने इसे छिपाया नहीं और समझाया कि स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई थी और उसको चिंता थी कि रात में चलने पर वो सुरक्षित नहीं रहेगी। सोजिन भावुक हो गई। उसको 4 साल पहले की बात याद आ गई, जब उसने ब्रेन और परसेप्शन पर एक एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर के रूप में भाग लिया था। उस समय रिसर्चर्स ने सोचा था कि वो दोनों कपल हैं। वो हैरान थे कि उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की गतिविधि बहुत मिलती जुलती थी। इसने दिखाया कि वो समान चीजों के संपर्क में आए थे। उनकी सेंसरी रिएक्शंस लगभग एक जैसी थी। सोजिन को याद आया कि इन सभी सालों में वो व्यक्ति जो उसके साथ था वो कांगहुन था। शायद उसको उनके बीच के डीएनए कनेक्शन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगले दिन यूनवू ने एक प्रेग्नेंट महिला के फीटस को बाहर निकालने के लिए सर्जरी की। इस व्यक्ति ने एक बार कुछ मूर्खतापूर्ण करने का इरादा किया था, पर सोजिन की सलाह की वजह से उसने जीने का फैसला किया। बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, पर माँ का बहुत खून बह गया। उसकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो गई।
यूनवू के डेडिकेटेड ट्रीटमेंट के तहत माँ आखिरकार संकट से बाहर निकल गई। यूनवू ने एक बार फिर जीवन की कमजोरी देखी। जब वो अपनी माँ के अस्पताल के कमरे में लौटा तो उसको अचानक वो याद आया जो उसकी माँ ने सोजिन से कहा था। यूनवू अब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहता था। वो घबराया और सोजिन के पास गया। हालांकि जैसे ही यूनवू चौराहे पर पहुंचा, उसने सोजिन को सड़क के किनारे कोंगहुन के पिता को सहारा देते हुए देखा। वो दोनों घबराए हुए थे क्योंकि टीवी समाचार ने अभी अभी एक गंभीर रूप से घायल फायर फाइटर के बारे में बताया था। उसको इमरजेंसी रूम ले जाया गया था। वो दोनों कोंगहुन से संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए वो तुरंत घबरा गए। यूनवू उन दोनों को ड्राइव करके अस्पताल ले गया। जब वो पहुंचे तो उन्होंने ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर कई फायर फाइटर्स को इंतजार करते देखा। सोजिन और भी ज्यादा घबरा गई। उसी पल कोंगहुन की आवाज सुनाई दी। सोजिन मुड़ी और कोंगहुन को अपनी तरफ आते देखा। उस पल सोजिन को वो सीन याद आया जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तो वो कोंगहुन की बाहों में रोई थी। वो दिन उसके जीवन का सबसे निराशाजनक दिन था। हालांकि उस भूली हुई याद ने उस समय हुई हर चीज को मिटा दिया। इसने उसको उस व्यक्ति को भी भुला दिया जो हमेशा उसके साथ था। वो कोंगहुन था। अब जब वो कोंगहुन पर झुक रही थी, उसको एहसास हुआ कि वो व्यक्ति जो हमेशा उसकी रक्षा करता था और उसको मुस्कुराने देता था, वो वही था। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने पाया कि यूनवू जा चुका था। कोंगहुन ने फिर उसको गले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। हारी ने कोंगहुन को सलाह दी कि वो सोजिन से जल्दी अपने प्यार का इजहार करे ताकि उसको यूनवू को अपने दिमाग से निकालने में मदद मिल सके। ये बातें सुनने के बाद कोंगहुन को तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत महसूस हुई। उस रात कोंगहुन ने सोजिन को उस जगह पर इनवाइट किया जहां कपल्स मिलते हैं। जब भी उनकी आंखें मिलती थीं या जब भी वो करीब आते थे, उसका दिल तेज धड़कता था। हालांकि कोंगहुन को लगा कि सोजिन ने अभी भी यूनवू को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। कोंगहुन के लिए सोजिन की फीलिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। वो इंतजार करने को तैयार था जब तक वो अतीत को पूरी तरह से भूल न जाए। इस समय यूनवू ने अनाथालय में एक एक्टिविटी में भाग लिया। यहाँ उसको गलती से पता चला कि उसके पिता ने 20 से अधिक सालों तक अनाथों की मदद की थी। एक लड़का खास तौर पर था जिसकी उन्होंने हमेशा अच्छी देखभाल की थी। जब यूनवू ने लड़के की फोटो देखी तो उसको अचानक याद आया कि वो बचपन में उस लड़के से मिला था। उस समय उसने अपनी माँ का बचाव किया था और अपने पिता की प्रेमिका को ढूंढने गया था। उसके पिता की प्रेमिका का बेटा उसके पीछे भागा था। लड़के ने यूनवू से पूछा कि तुमने मेरी माँ से इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल बातें क्यों कहीं। उस समय यूनवू ने लड़के को जवाब दिया था कि उसकी माँ एक शेमफुल इंसान थी। उसने यूनवू के परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज छीन ली थी। तब से वू ने उस लड़के को फिर कभी नहीं देखा। यूनवू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो लड़का हमेशा उसके पिता की मदद का पात्र रहेगा। इस समय एक नन ने यूनवू को बताया कि वो लड़का अब बड़ा हो गया है और एंड्रिया नाम का प्रीस्ट बन गया है। इसका जिक्र करते हुए एंड्रिया गलती से वहाँ से गुजरा। यूनवू को याद आया कि ये पादरी उसके पिता के अंतिम संस्कार में मौजूद था। यूनवू ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या उसको याद है कि वो बचपन में मिले थे। हालांकि एंड्रिया ने जवाब दिया कि उसने अतीत के साथ अपने सारे संबंध काट दिए हैं। यूनवू ने और नहीं पूछा, पर उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। दरअसल यूनवू को नहीं पता था कि एंड्रिया हमेशा उसके परिवार पर चुपके से नजर रख रहा था। यूनवू के पिता की मृत्यु का कारण बनी आग एंड्रिया ने लगाई थी। एंड्रिया ने उस फूल के गमले को प्रभावित किया था जो यूनवू की माँ ने खरीदा था। जब यूनवू के पिता ग्रीन हाउस में दाखिल हुए तो फूल का गमला तुरंत फट गया। पूरा ग्रीन हाउस आग से जल गया था। अब एंड्रिया यूनवू और सोजिन को निशाना बना रहा है। इस बीच यूनवू को अभी भी एहसास नहीं है कि खतरा करीब आ रहा है। इस समय सोजिन अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही है जब उसको अचानक वॉलंटियरिंग के बारे में एक नोटिस मिलता है। तभी उसको याद आता है कि उन दोनों ने ब्रेकअप से पहले साथ में इस एक्टिविटी के लिए साइन अप किया था। सोजिन शर्माती है और यूनवू से बचना चाहती है, इसलिए उसने अपनी पार्टिसिपेशन कैंसिल करने के बारे में सोचा। हालांकि ऑर्गेनाइजर ने उसको बताया कि वो भाग लेने के बावजूद कैंसिल नहीं कर सकती। सोजिन फिर भी यूनवू से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती रही। हालांकि जब वो दोनों साथ में नहर साफ कर रहे थे तो अचानक आपदा आ गई। अप्रत्याशित रूप से उसने बाद में घास में एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। जब यूनवू ने उसकी चीख सुनी तो उसने तुरंत उससे कोई आवाज न करने और धीरे धीरे पीछे हटने को कहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और पागलों की तरह दौड़ा। वो दोनों नहर से मुख्य सड़क तक दौड़े, तभी वो रुके। तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि उनके हाथ अभी भी कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए थे। सोजिन शर्माते हुए उसको छोड़ देती है। वो तनाव कम करने के लिए बोलने ही वाली थी जब एक मधुमक्खी ने उसके माथे पर डंक मार दिया। जहर को फैलने से रोकने के लिए यूनवू सोजिन को पास के अस्पताल ले गया। ब्रेकअप के बाद उन दोनों का इंटीमेट कांटेक्ट हुआ। उन दोनों में से कोई भी शांत नहीं हो पाया।
उस रात यूनवू ने सोजिन से पूछा कि उसको कैसा लगा जब उसको प्यार का डीएनए मिला था। सोजिन ने ऑकवर्डली जवाब दिया कि वो बहुत खुश थी। अगले दिन जब सोजिन लौटी तो कोंगहून उसका पिकअप पॉइंट पर इंतजार कर रहा था। जब कोंगहून ने सोजिन को कार से बाहर निकलते देखा तो उसने तुरंत उसके घाव की देखभाल की। यूनवू ने दोनों करीबी दोस्तों को जाते देखा और वो केवल दुखी महसूस कर सकता था। मिह्यून ने यूनवू के साथ साथ रहने का विचार चालाकी से सुझाया क्योंकि वो दोनों अकेले थे और दोस्त बन सकते थे। हालांकि यूनवू ने साफ कहा कि वो सोजिन को भूल नहीं सकता और उसको जाने नहीं दे सकता। उसको ब्रेकअप की पहल करने का बहुत पछतावा भी हुआ। मिह्यून ने यूनवू को आखिरी मौका दिया। उसने उसको सोजिन को ढूंढने और अपने प्यार का इजहार करने की सलाह दी। अगर उसको सोजिन से जवाब मिलता तो वो उसको और परेशान नहीं करेगी। हालांकि अगर उसको सोजिन ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको मिह्यून के पास वापस आना होगा। उस रात यूनवू ने सोजिन को ढूंढने और उसको अपने दिल की बात बताने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। ब्रेकअप के बाद उसको हमेशा पछतावा महसूस हुआ और वो अक्सर उस रात को याद करता था जब वो साथ थे। आखिर में उसने उसको एक और मौका देने की भीख मांगी। हालांकि सोजिन ने अभी पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स नहीं छोड़ी थी। उसने यूनवू के रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। जब यूनवू कुछ और कहने वाला था, कोंगहून अचानक आ गया। कोंगहून ने उम्मीद जताई कि यूनवू अब सोजिन के मन को परेशान नहीं करेगा। कोंगहून फिर सोजिन को वापस अंदर ले गया। कोंगहून को डर था कि वो अपना मौका फिर से गवा देगा, इसलिए उसने आखिरकार सोजिन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अपने बोलने के बाद वो उसके करीब आया। उसने गलती से मेज पर रखा गमला गिरा दिया, जिससे वो टूटकर बिखर गया। जब कोंगहून सफाई कर रहा था तो उसने गमले के नीचे तेल और सोडियम देखकर हैरान रह गया। पता चला कि एंड्रिया ने उस पल का फायदा उठाया जब कोई नहीं देख रहा था और गमला सोजिन के घर के सामने रख दिया था। उसने उस पर कोंगहून के नाम का एक कार्ड भी छोड़ा था। सोजिन ने सोचा कि ये कोंगहून की तरफ से गिफ्ट है, इसलिए वो गमला घर ले आई। एंड्रिया ने ध्यान से हिसाब लगाया था पर यह उम्मीद नहीं की थी कि गमला टूट जाएगा। कोंगहून ने गमले में अपना नाम लिखा कार्ड देखा और उसको एहसास हुआ कि सिचुएशन बहुत सीरियस थी। हालांकि सोजिन को चिंता न हो, उसने झूठ बोला और कहा कि गमला उसकी तरफ से गिफ्ट था। जाने से पहले उसने साफ तौर पर अपनी सोच व्यक्त की। उसने उम्मीद जताई कि कोंगहून उसको थोड़ा और समय देगा। ये सुनकर कोंगहून ने भी वादा किया कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक सोजिन यूनवू को पूरी तरह से भूल नहीं जाती। अगले दिन कोंगहून ने गमले से तेल और सोडियम लेकर एक प्रयोग किया। जैसा कि उम्मीद थी, ये दोनों पदार्थ पानी से मिलते ही फट गए। फिर उसने इस गमले वाले पौधे को बेचने वाली फूलों की दुकान ढूंढना शुरू कर दिया। दुकान के इंपोर्ट रिकॉर्ड्स के माध्यम से उसने सप्लायर का पता ढूंढा। क्योंकि वो सोजिन की सुरक्षा इंश्योर करना चाहता था, उसने मिनी फायर एक्सटिंग्विशर्स और सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट का एक बड़ा बॉक्स खरीदा। फिर उसने उसको इन चीजों को अपने साथ रखने के लिए कहा। इस समय यूनवू ने अपनी माँ को इलाज के लिए विदेश ले जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। यूनवू ने कोंगहून को अपने जाने की सूचना दी। साथ ही यूनवू ने सोजिन की देखभाल के लिए उसको कोंगहून को सौंप दिया। फिर यूनवू ने मिह्यून से उस रेस्टोरेंट में मिलने का अपॉइंटमेंट लिया जहाँ वो पहली बार मिले थे, ताकि ऑफिशियली विदा कह सके। मिह्यून यूनवू के साथ जाना चाहती थी। वो जहाँ भी जाता उसके साथ रहना चाहती थी, पर यूनवू ने मिह्यून के इरादे को अस्वीकार कर दिया। इस समय वो उसको सिर्फ एक दोस्त मान सकता था, इसलिए वो दोनों आगे नहीं बढ़ सकते थे। कोंगहून ने बहुत सोचा और आखिरकार यूनवू को गमले वाले पौधे के बारे में बताने का फैसला किया। कोंगहून के विश्लेषण के बाद उसको एहसास हुआ कि सोजिन की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए कोंगहून को संदेह था कि वो व्यक्ति जो सोजिन को नुकसान पहुंचाना चाहता था वो यूनवू के पिता की मृत्यु से संबंधित हो सकता है। तो यूनवू ने अपने आसपास के संदिग्ध लोगों के बारे में सोचा। एंड्रिया के विचार आए, जिससे यूनवू को अजीब महसूस हुआ, इसलिए यूनवू तुरंत खड़ा हुआ ताकि एंड्रिया के बारे में विस्तार से जांच कर सके। जब यूनवू गार्डनिंग सप्लायर के पास गया तो उसको एहसास हुआ कि वहाँ एक जैसे कई पौधों के गमले थे। यूनवू को एक किताब में एक फोटो भी मिली। वो एंड्रिया और चर्च के सभी लोगों के साथ ली गई एक फोटो थी। जिस चीज से यूनवू सबसे ज्यादा डर गया वो ये थी कि दीवार पर उसके परिवार की कई तस्वीरें थी। बीच में सोजिन का एक चित्र था। जब कोंगहून ने सोजिन की फोटो को क्रॉस किया हुआ देखा तो उसको ये एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। कोंगहून ने तुरंत सोजिन को कॉल किया, पर उससे संपर्क नहीं हो पाया। वो दौड़कर रेस्टोरेंट वापस आया और देखा कि रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही एक गमले वाला पौधा मिला था। गमले को नष्ट करने के बाद उसको एहसास हुआ कि किसी ने उसको अभी अभी लाया था, इसलिए वो तुरंत बाहर भागा और एंड्रिया को देखा। कोंगहून एंड्रिया के पीछे भागा, पर वो जल्दी से भाग गया। यह देखकर कोंगहून तुरंत चर्च गया ताकि एंड्रिया को पकड़ने का इंतजार कर सके। इस समय यूनवू के पास जानकारी थी कि पादरी अनाथालय कब पहुंचेगा। यूनवू जानता था कि एंड्रिया का एक जुड़वा भाई भी था।
यूनवू ने एंड्रिया के साथ हुई बातचीत को याद किया और अचानक पता चला कि भले ही वो बात करते समय उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समान दिखते थे, वो बता सकता था कि दो मुलाकातें एक ही व्यक्ति से नहीं थी। नन ने कहा कि छोटा भाई अनाथालय में आते ही जल्दी से गोद ले लिया गया था। हालांकि यह अस्पष्ट था कि उस लड़के को वापस क्यों कर दिया गया। हैरानी की बात है कि वापस किए जाने के बाद छोटे भाई ने अपने गोद लेने वाले माता पिता के घर में आग लगा दी थी। उसके बाद वो लड़का लगातार कई आगजनी के मामलों में शामिल था। इससे साबित हुआ कि वो लड़का एक प्रॉब्लम चाइल्ड था। यूनवू तुरंत समझा कि उसके परिवार में लगी आग एंड्रिया के छोटे भाई ने लगाई थी। इसलिए अब जरूरी बात यह थी कि पता लगाया जाए कि दूसरा पक्ष कहाँ था। उसी समय कांगहून चर्च गया और एंड्रिया को प्रेयर करते हुए देखा। कैलेंडर पर समय था कि प्रेयर शाम 7 बजे शुरू होगा, पर जब कांगहून ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एंड्रिया को देखा तो 7 बज चुके थे। कांगहून ने अपने आसपास के लोगों की जांच की और पता चला कि एंड्रिया ने पर्सनल मैटर्स की वजह से अभी प्रेयर शुरू किया था। ये सुनकर कांगहून और भी निश्चित हो गया कि एंड्रिया कल्प्रिट है। प्रेयर खत्म होने के बाद कांगहून पास गया और एंड्रिया से सवाल किया। हालांकि एंड्रिया पूरी तरह से अनजान था। हारी एंड्रिया की परिचित थी और उसने पुष्टि की कि वो पूरे दिन उसके साथ थी। वो पुष्टि कर सकती थी कि उसने खराब सेहत की वजह से प्रेयर को पोस्टपोन कर दिया था। वो बाहर नहीं गया था। कांगहून ने बगीचे में ली गई फोटो दिखाई ताकि ये साबित हो सके कि एंड्रिया दोषी था। अब वो चुपचाप दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। एंड्रिया को अचानक तेज सिरदर्द महसूस हुआ। उसके छोटे भाई की बातें उसको बार बार याद आ रही थी। उसने दर्द से कांगहून को याद दिलाया कि उसको सब कुछ रोकना होगा, वरना आग लग जाएगी या कोई मर जाएगा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। जब सोजिन अकेले घर लौटी तो एंड्रिया के छोटे भाई ने उसका मुंह ढक दिया। फिर उसने उसको बेहोश कर दिया। फिर वो उसको उस फूलों की दुकान पर ले गया जहां उसकी माँ काम करती थी और यूनवू को उसको बचाने के लिए आने का मैसेज भेजा। जगह वही थी जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। उसी समय एंड्रिया ने कांगहून को बताया कि बुरा काम करने वाला उसका जुड़वां भाई था। इसके अलावा एंड्रिया ने जोर दिया कि कांगहून को उसको रोकना होगा, वरना वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखेगा। एंड्रिया की बातें सुनकर कांगहून ने तुरंत सोजिन को कॉल किया, पर वो उससे संपर्क नहीं कर पाया। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। कांगहून ने एंड्रिया के छोटे भाई की नर्सरी में सुराग ढूंढने जाने का फैसला किया। कांगहून ने दीवार पर बनी पेंटिंग्स को जल्दी से ढूंढ लिया। कांगहून ने एंड्रिया को नक्शे पर आखिरी जगह बताई और पूछा कि क्या आसपास कोई संदिग्ध जगह है। ये सुनकर एंड्रिया ने जवाब दिया कि उसकी माँ की फूलों की दुकान पास ही थी। कांगहून तुरंत वहाँ भागा। उसने एंड्रिया और हारी को पुलिस को बुलाने के लिए भी कहा। इस समय यूनवू अपनी बचपन की यादों का पीछा करते हुए नियत जगह पर गया। सोजिन को कुर्सी से बंधा हुआ देखकर यूनवू ने चिंता से उसकी हालत के बारे में पूछा। हालांकि एंड्रिया के छोटे भाई ने अचानक यूनवू को पीछे से गिरा दिया और उसको बांध दिया। एंड्रिया के छोटे भाई ने फिर अपने जीवन और अपने भाई के बारे में सभी सीक्रेट्स खोल दिए। अतीत में यूनवू उसके घर आया था और उसकी माँ पर यूनवू के पिता को बहकाने का आरोप लगाया था। फिर यूनवू ने कहा था कि उनका पूरा परिवार अनैतिक था। उस समय एंड्रिया के छोटे भाई को पता चला था कि उसकी माँ एक शादीशुदा आदमी को डेट कर रही थी। उस समय उसने अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढकर बदला लेने का इरादा किया था, पर उसकी माँ ने उसको रोक दिया। उसने कहा कि यूनवू का व्यवहार उसके साथ अच्छा था। वो उसके एक्स हस्बैंड जैसा नहीं था। उसने तलाक देने का वादा भी किया था। एंड्रिया के छोटे भाई ने सोचा कि उसकी माँ का दूसरे लोगों के परिवार में इंटरफेरेंस अनैतिक था, इसलिए उसने अपनी माँ को धक्का दिया और भाग गया। उसकी माँ जमीन पर गिर गई और जल्द ही मेज पर रखी एक मोमबत्ती गिर गई। ज्वलनशील वस्तुओं से आग लगी। उसने अपनी माँ को आग में मरते हुए देखा। अंत में उसने सब कुछ यूनवू और उसके पिता को दोष दिया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार खत्म करने के बाद उसने अपनी माँ का बदला लेने की कसम खाई। जब एंड्रिया का छोटा भाई बड़ा हुआ तो उसने यूनवू के पिता को खुशहाल जीवन जीते देखा, इसलिए उसने पूछा कि क्या उनको वो अभी भी याद है। हालांकि यूनवू के पिता को वो अब याद नहीं था। जब उसने अपनी पहचान बताई तो यूनवू के पिता ने उसको चेतावनी दी कि अतीत खत्म हो गया है, इसलिए उसको मेरे सामने नहीं आना चाहिए। एंड्रिया का छोटा भाई नफरत से भरा था। सबसे पहले उसने यूनवू के पिता की प्रेमिका को मार दिया। फिर उसने यूनवू के पिता को मारना जारी रखा। यूनवू की माँ अपने पति को बचाने के लिए आग में दौड़ी थी और घायल हो गई थी। एंड्रिया के छोटे भाई ने सच्चाई बताने के बाद उसने जमीन पर पेट्रोल उड़ेल दिया। जब सही समय आया उसने गमले में आग लगा दी। पूरी फूलों की दुकान जल रही थी। यूनवू ने सोजिन को खोला। फिर उसने उसकी रक्षा की और उसको घसीटकर बाहर निकाला। जीवन और मृत्यु के सामने वो दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते दिखे। थोड़ी देर बाद कांगहून और पुलिस उनको बचाने के लिए पहुंचे। कांगहून ने सोजिन की रक्षा के लिए आग में एंड्रिया के छोटे भाई से लड़ाई की। अंत में उसको कांगहून ने जमीन पर गिरा दिया।
कांगहू ने उसको घसीटकर बाहर निकालने का इरादा किया ताकि वो जिंदा रह सके और कानून द्वारा उसे सजा मिल सके। पर उस पल एंड्रिया के छोटे भाई ने अचानक आग के समुद्र में अपनी माँ की आकृति को प्रकट होते देखा। इसलिए उसने कांगहू को धक्का दिया और धीरे धीरे आग में चला गया। सोजिन और योनवू को बचाया गया और समय पर अस्पताल ले जाया गया। कांगहू ने फिर दुख के साथ एंड्रिया को बताया कि उसका भाई मर गया। जब एंड्रिया ने कांगहू को यह कहते सुना तो वो पहले से भी ज्यादा दुखी हुआ। वो पादरी इसलिए बना था ताकि अपने भाई के पापों का प्रायश्चित कर सके, पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बातें इतनी खराब हो जाएंगी। सोजिन उठी और पता चला कि योनवू को ऑपरेटिंग रूम ले जाया गया था। वो परेशान थी और उसने खुद को दोष दिया कि योनवू उसको बचाने की कोशिश करते समय घायल हो गया था। सर्जरी खत्म हो गई। योनवू की जान को खतरा नहीं था। हालांकि आग में सोजिन को बचाते समय योनवू ने जलती हुई रेलिंग पर अपना हाथ टिका दिया था। उस घटना से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से जल गया था, इसलिए वो अब स्कैल्पल नहीं पकड़ सकता था। उस रात सोजिन योनवू से मिलने गई। इस माध्यम से उसने महसूस किया कि वो उसको भूल नहीं सकती। वो उसको अमेरिका न जाने के लिए समझाने वाली थी जब अचानक मिह्यून और उसके कॉलीग अंदर आए। योनवू की माँ भी जाग गई। वो अब उन निराशाजनक दिनों को नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उन्होंने योनवू के साथ कहीं और नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। मिह्यून समझ गई थी कि योनवू ने सोजिन को कभी छोड़ा नहीं था, इसलिए उसने सोजिन को उसके विदेश जाने का समय बताया। मिह्यून को उम्मीद थी कि वो दोनों मिल सकते हैं और वो सब कुछ कह सकते हैं जो उनको कहना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के दिलों में न भूला जा सकने वाला पछतावा न बने। जब योनवू उड़ान भरने वाला था, सोजिन जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागी। हालांकि वो उसे नहीं देख पाई, इसलिए वो दर्द में रोई। दुर्भाग्य से योनवू पहले ही विमान में चढ़ चुका था और उड़ान भर चुका था। वो दोनों फिर से अपना अपॉइंटमेंट चूक गए। क्योंकि सोजिन दुखी थी, उसको बुखार हो गया। कांगहू उसकी देखभाल करने और दवा देने के लिए वहाँ था। जब उसका बुखार कम हुआ, उसने खुद वहाँ से जाने की पहल की। वो पहले जैसा नहीं था, हमेशा उससे चिपका रहता था। जब वो गया तो उसको दुख महसूस हुआ। उसको समझ नहीं आया कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स का क्या करना है। फिर वो सड़क किनारे एक बार में भटक गया। वहाँ उसको गलती से मिह्यून मिली। मिह्यून ने पूछा कि क्या अब योनवू बाधा नहीं रहा तो क्या वो और सोजिन अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कांगहू को किसी की जरूरत थी जिससे वो दिल की बात कह सके, इसलिए उसने मिह्यून को पीने और बातचीत करने के लिए इनवाइट किया। उसने उसको बताया कि उसने हमेशा सोचा था कि जब योनवू चला जाएगा तो उसको सोजिन का दिल जीतने का मौका मिलेगा। वो उसको उससे प्यार करवा सकता था। हालांकि अभी अभी हुई घटना को देखकर उसको एहसास हुआ कि सोजिन उस प्यार को छोड़ नहीं सकती। सोजिन का योनवू के लिए प्यार दूरी की वजह से बदलेगा नहीं। आखिरकार सोजिन के दिल में कांगहू के लिए सिर्फ दोस्ती या पारिवारिक भावनाएं थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसको इस समय छोड़ देना चाहिए। मिह्यून को भी योनवू के लिए अपनी फीलिंग्स के बाद इसका एहसास हुआ। उसने सोचा कि भले ही वो एक दूसरे को खुश करने के लिए सब कुछ करें, अगर दूसरे व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं है तो वो एक बोझ बन जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसको खुद चुनने देना उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है। फिर सोजिन ने कांगहू को उस जगह पर जाने के लिए कहा जहाँ वो बचपन में अक्सर जाते थे। उनके मिलने का पल बचपन की यादों से भरा था। सोजिन ने तुरंत अपने मन की सभी भावनाएं कांगहू को बताईं। अब उसको अपने जीवन का सच्चा प्यार ढूंढने के लिए अपने जेनेटिक कोड पर भरोसा करने का बेहद पछतावा हो रहा था। सोजिन को एहसास हुआ कि उसके कार्यों से योनवू को बहुत दर्द हुआ था, इसलिए वो अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसके वापस आने का इंतजार जरूर करेगी। सोजिन जो कुछ कह रही थी वो बिल्कुल वही था जो कांगहू ने सोचा था। भले ही कांगहू उसको इस तरह देखकर बहुत दुखी था, उसको राहत भी महसूस हुई जब वो अपनी फीलिंग्स का सामना कर पाई। कुछ देर दिल की बात बताने के बाद उन दोनों ने आखिरकार एक दूसरे को गले लगाया। ये गले मिलना उनके छोटे प्रेम प्रसंग को समाप्त करने की एक निशानी थी। जब सोजिन चली गई, कांगहू अभी भी वहाँ बैठा अतीत के बारे में सोच रहा था। इस पल कांगहू ने अचानक मिह्यून को भी अपना मन हल्का करने के लिए टहलते देखा। उसने स्वीकार किया कि उसको अभी अभी साफ मना कर दिया गया है। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसको अचानक ये सब रिडिकुलस लगता है। वो हमेशा दूसरों की देखभाल करने के लिए सब कुछ करता था, यह परवाह किए बिना कि उनको उसकी जरूरत थी या नहीं। अंत में भले ही उसने बहुत कोशिश की, उसको किसी से भी सच्ची फीलिंग्स नहीं मिली। जब मिह्यून ने कांगहू को ये कहते सुना, उसने सोचा कि वो एक अच्छा आदमी है, बस उसको अपनी डेस्टिनी नहीं मिली। सोजिन के अलावा उसके आसपास और भी कई लड़कियां थी जो उसका ध्यान रखने का इंतजार कर रही थी। मिह्यून के हर शब्द में छिपा अर्थ था। कांगहू सब कुछ समझ गया। जिस पल उसने अचानक उसको देखा, उसका दिल अचानक तेज धड़क उठा। समय जल्दी बीता। योनवू ने अपने होम टाउन लौटने का फैसला किया। इस बार जब वो लौटा, उसने एक रूरल इलाके में रहने और काम करने का विकल्प चुना,
क्योंकि उसको रिसर्च इंस्टीट्यूट ने असाइनमेंट दिया था, सोजन भी उस ग्रामीण इलाके में गई। वो वहाँ के बुजुर्गों के लिए मुफ्त जेनेटिक टेस्ट करेगी। भले ही वो एक ही जगह पर थे, उनको एक दूसरे की उपस्थिति का पता नहीं था। कुछ दिनों बाद, क्योंकि सोजन को टेस्ट के नतीजे लेने के लिए वापस आना था, वो एक बार फिर इस ग्रामीण इलाके में आई। इस पल उसके पीछे से अचानक एक बेहद जानी पहचानी आवाज आई। जब वो मुड़ी तो वो चेहरा जिसको वो हमेशा देखने की इच्छा रखती थी, सामने आ गया। 1 साल अलग रहने के बाद एक दूसरे से मिलकर वो दोनों खुशी और एक्साइटमेंट से भरे थे। उनके दिलों की फीलिंग्स ऐसी लग रही थी जैसे वो फटने वाली हों। हालांकि उन दोनों ने अपने दिलों में तड़प को दबाने की कोशिश की। सब कुछ बहुत समय पहले बीत चुका था, पर अब तक योनवू को अभी भी गिल्टी महसूस हो रहा था। योनवू की वजह से सोजन ने लगभग अपनी जान खो दी थी। यही कारण था कि वो उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। शम ने सोजन को उस बारे में योनवू से पूछने से भी रोका कि उनके अलग रहने के दौरान क्या हुआ था। उसको नहीं पता था कि अब उसके साथ कोई और महिला है या नहीं। इतने लंबे समय के बाद उन दोनों के लिए विदा कहने का समय आ गया था। उस रात सोजन ने इतना सोचा कि वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। उसने सोचा कि ये फिर से शुरू करने का समय है। वो निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं चुकेगी। उसी रात उसने उस व्यक्ति को एक पोस्टकार्ड लिखा जिससे वो प्यार करती थी। सोजन को उम्मीद थी कि उसके इस पोस्टकार्ड को प्राप्त करने के बाद वो दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं। अगली सुबह सोजन अकेले उस समुद्र तट पर मेलबॉक्स के पास गई, जहां उसने 1 साल पहले एक दूसरे को लेटर लिखे थे। जैसे ही सोजन पहुंची, वो योनवू को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गई। उसने शांति से उसको वो सब विचार पढ़कर सुनाए जो उसने लेटर में लिखे थे। उसके जाने के बाद ही उसको एहसास हुआ कि केवल जेनेटिक कोड के आधार पर प्यार ढूंढना उसकी वास्तव में गलती थी। अपनी ही जिद की वजह से वो उसके लिए उसकी फीलिंग्स को चूक गई। अब सोजन ने सो कॉल्ड जेनेटिक कोड को एक तरफ फेंक दिया है और वो योनवू के साथ एक बार फिर, इस बार अपनी बाकी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए रहना चाहती है। पिछले 1 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब योनवू ने सोजन के बारे में नहीं सोचा हो। वो दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस करने के लिए कसकर गले मिले। एक टीवी शो में मिह्यून ने विश्वास के साथ घोषणा की कि उसने पहले पीछा की गई प्यार की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है। उसने वास्तव में किसी से प्यार करने की भावना का अनुभव करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने किसी के साथ प्यार करना सीखने और उस व्यक्ति से प्यार महसूस करने की इच्छा जताई। जिस पल मिह्यून मुड़ी, कोंगहून फूलों का एक गुलदस्ता लिए वहाँ खड़ा था और उसकी तरफ चमकती मुस्कान के साथ देख रहा था। वो मुस्कान वही थी जिसने उसको भावुक किया। उस लड़के ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। ये सीरीज यही खत्म होती है। आपको ये सीरीज किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।